Good morning, everyone. हाय रितेश। ऑडियो और वीडियो फटाफट से कोई कंफर्म करेगा मुझे। आय आय कैप्टन। चलो, जोश तो काफी अच्छा है। लेट्स रिवाइज। गुड मॉर्निंग नीलिमा, गगन, रितेश, गौरव, वेदांत, आंगी, संजय, हर्षा, नरेंद्र। फटाफट से कोई ऑडियो और वीडियो मुझे कंफर्म करो। क्लास वाले भी है यहाँ पे। ऑल ओके, थैंक यू। करंट बैच वाले भी है, प्रैक्टिस बैच वाले भी है, पुराने बैच के भी बच्चे दिख रहे हैं। चलो फटाफट से। We will wait for 1 minute before we start with the revision. Sai, good morning. Quickly, quickly. जल्दी मुझे 1 मिनट दे रहा हूं मैं, फटाफट से आ जाओ सारे। We'll wait 1 minute, okay? रितेश, अभी एक एक करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं लाइव कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो फिर हम रिकॉर्डेड जैसे अपलोड कर देते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का जोश कैसा है। करें स्टार्ट एवरीवन। फरीन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे शुभांगी। चलो, कैन वी स्टार्ट? या एक बार ग्रुप पे डालूं क्या मैसेज? 1 मिनट रुको। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। हेलो हेलो। चलो, लेट्स स्टार्ट। वी आर कमेंसिंग अवर लाइव रिवीजन लेक्चर्स फॉर September 25। इसके पीछे दो ऑब्जेक्टिव है, वेरी वेरी सिंपल। एक तो अपने अमेंडमेंट्स वगैरह सब इसके अंदर कवर करते हुए चलेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं। एंड लाइव रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वी विल कीप ऑन लाइव, बट आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे कोई लाइक टारगेट वगैरह जैसी चीजें नहीं करूंगा, बट अगर आपको जेन्युइनली समझ आती है चीज तो लाइक कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले दैट दिस इज हेल्पिंग यू आउट, ओके। उस नंबर के बेसिस पे हमें भी वो मिलता है, करते हैं और कुछ। उतना रिक्वेस्ट है बस। लेट्स स्टार्ट। सो सप्लाई चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट बोले तो टैक्स कॉन्सिक्वेंस निकलेगा। जब तक किसी भी टैक्सेशन लॉ के लिए आपका टैक्सेबल इवेंट नहीं होता, तब तक हम टैक्स की बात नहीं करेंगे। सो सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट, जिसके बाद हम जीएसटी की बात उठाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट लीगली। सेक्शन नंबर 7, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सर, सप्लाई में क्या क्या आता है? सप्लाई की जो पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई, दैट इज द पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई दैट आर गिवन इन सेक्शन 7(1)(a). 3 बेसिक पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई। गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होना चाहिए। सर, सप्लाई के फॉर्म्स इट कैन बी एनीथिंग: सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। दीज थिंग्स आर नॉट लीगली डिफाइंड इन द एक्ट, बट हम इसको जनरल जो पार्लेंस में समझते हैं, सेल क्या करना होता है, बार्टर क्या होता है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई इज कवर्ड, बट वो गुड्स सर्विसेज का होना चाहिए। सर, गुड्स और सर्विसेज को डेफिनेशंस में हमने कवर किया था। गुड्स मतलब क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। ऑब्वियसली ऑल द एक्शनेबल क्लेम्स विल नॉट बी कवर्ड बिकॉज ऑफ शेड्यूल नंबर 3, जिसमें हम सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को लेके चलेंगे, जैसे हाईकोर्ट ब्लॉक जो पड़ा था, यस, कसिनो, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग मनी, वो सब। एंड सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज एनीथिंग अदर देन गुड्स। मनी एंड सिक्योरिटीज दोनों को हमने गुड सर्विसेज से बाहर किया था, बट उसके रिस्पेक्ट में अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज बीइंग चार्ज, देन इट विल बी कवर्ड अंडर सर्विसेज। इट शुड बी मेड और एग्रीड टू बी मेड, मतलब एग्रीमेंट भी हुआ तो चलेगा, बट देयर शुड बी कंसिडरेशन। इसका एक एक्सेप्शन है शेड्यूल नंबर 1। एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो कि वाइड डेफिनेशन होती है। इसका एक एक्सेप्शन है 7(1)(b। सर, 7(1)(b) क्या कवर करता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। तो वहां पे आपका कंसिडरेशन है, लेकिन बिजनेस कंडीशन नहीं है तो भी चलेगा।
71AA ये क्यों आया था सर? एक केस लॉ के चलते आया था, कलकत्ता क्लब लिमिटेड का। इसमें क्या हुआ था, एनीवन अदर देन इंडिविजुअल, जैसे क्लब हो गया, सोसाइटी हो गई, आरडब्ल्यू हो गया, वो अपने मेंबर्स को अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वहां पे कलकत्ता क्लब लिमिटेड में डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी लगा था, जो सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था। उन्होंने बेसिकली बोला कि वन पर्सन कैन नॉट सप्लाई टू इटसेल्फ, लेकिन ये बात लगी गवर्नमेंट के दिल को। गवर्नमेंट ने बोल दिया 71AA लेके आएंगे और उसको स्पेसिफिकली बोलेंगे नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर जजमेंट, एनी अदर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी। अगर ये अदर देन इंडिविजुअल अपने मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कोई भी सर्विस देता है या कोई भी सर्विस लेता है तो दैट केस इट विल बी स्पेसिफिकली कवर्ड एज अ सप्लाई। यस, और सर इसमें डाला है कंसिडरेशन वाला एक कंडीशन। ये बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो वैसे भी 71A में है ही ना, बट ठीक है कोई बात नहीं, बोल दिया। ये लेटेस्ट अपडेट अभी हम छोड़ेंगे, ये रेगुलर बैच के लिए। 71 भी हमने कवर किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कंसिडरेशन के लिए है। उसके बाद बिजनेस के लिए है या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इंपोर्ट का आगे एक डायग्राम करा दूंगा। 71C ने सिर्फ एक रेफरेंस दिया शेड्यूल नंबर 1 को, जो हम बाद में कवर करेंगे। 71A रेड विद शेड्यूल नंबर 2 हमें क्या बताता है कि वो चीज गुड्स मानी जाएगी या सर्विस मानी जाएगी। यस, दैट वी विल कवर। 72 ने बोला कि क्या सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं माना जाएगा और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं माना जाएगा। उसमें आते हैं सर तीन चीजें, एक आता है अपना शेड्यूल नंबर 3, फिर एक आता है सर अपना एक सर्क्यूलर, और एक आता है अपना नोटिफिकेशन। ये तीन चीजें आती है जो तीनों हम कवर करेंगे। यस, अब लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन स्पेसिफिक केसेस जहां पे कंसीडरेशन है या नहीं है, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, उसकी हम बात करेंगे। केस नंबर 1, डोनेशंस बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। मेरे घर के पास एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, एक मंदिर है या जो भी, मतलब चैरिटी, बेसिकली द एलिमेंट इज चैरिटी। तीन कंडीशंस कंप्लाई हुई तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। देखो कंसिडरेशन वर्ड जो है ना, जो हम डेफिनेशन में कवर करते हैं, इट मींस यू आर डूइंग समथिंग टू इंड्यूस द सप्लाई from the supplier. It can be in form of money, it can be any other form, it can be doing something or not doing something. तो मैं जो कंसिडरेशन देता हूं वो कंसिडरेशन का टर्म इज रेलिवेंट ओनली विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। तो वहां पे सप्लाई कुछ हो रहा है क्या गुड सर्विसेज का, वो अपने को देखना है। अब केस नंबर 1 में चैरिटेबल में हमने बोला कि जीएसटी आपका नहीं लगेगा अगर तीन कंडीशंस आप कंप्लाई करते हो। इफ यू आर गिविंग दैट गिफ्ट और डोनेशन टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज एन एलिमेंट ऑफ गिफ्ट। एलिमेंट ऑफ गिफ्ट मतलब कैरेक्टर जो है ना उसका, उसमें आप कुछ वापस नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ दे रहे हो, तो दैट इज अ गिफ्ट और चैरिटी। एंड थर्ड, द फिलैंथ्रोपिक पर्पस इज देयर। फिलैंथ्रोपिक मतलब आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। अब सर ये पेपर में कैसे देखेंगे अपन लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपए दिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को एंड दे हैव स्टेटेड वन सिंपल थिंग कि रिसीव फ्रॉम मिस्टर सिद्धेश वाइम्बे, बस। तो इसका मतलब यहाँ पे प्योरली फिलॉन्थ्रोपी है, लेकिन डाल दिया ब्रैकेट में सीए आईडीटी फैकल्टी इन इंडिया। नो, नाउ दैट मीन्स आई एम रिसीविंग प्रमोशन, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का एलिमेंट आ गया, फिर यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। केस नंबर 2, आर्ट वर्क सेंट बाय एनी पेंटर टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन। तो मजनू भाई का एग्जांपल याद है अपने को। मजनू भाई ने ये घोड़े की पेंटिंग बनाई थी इन द वेलकम मूवी, ये उसने बनाया और बोला साथ वाले गैलरी में भिजवा दो। इस भिजवाने के ऊपर हम कुछ सप्लाई लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, बिकॉज कंसिडरेशन इज मिसिंग। सर लेकिन बाद में एग्जीबिशन में उसको परचेज किया जाएगा, क्या वहां पे लगेगा क्या? यस, वहां पे लगेगा। वहां पे देयर ऑल द पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई आर कंप्लाइड विद, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम सेंडिंग इट फॉर एग्जीबिशन इट इज नॉट अ सप्लाई। केस नंबर 3, नो क्लेम बोनस। शर्मा जी ने एक पॉलिसी ली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से, प्रीमियम था 10,000 रुपए का। किसी पर्टिकुलर ईयर में शर्मा जी ने कोई क्लेम फाइल ही नहीं किया क्योंकि शर्मा जी की तबीयत ही नहीं खराब हुई। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड खुश हुआ, बोला कि एक काम कर शर्मा, इधर आ, तेरा 10,000 का प्रीमियम था ना, मैं तेरा प्रीमियम रिड्यूस कर देता हूं 2,000 से। इट इज नोन एज नो क्लेम बोनस। इट इज नोन एज नो क्लेम बोनस। द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी, इज शर्मा जी ने इसके रिस्पेक्ट में कोई सर्विस दी क्या? शर्मा जी ने क्या कोई सर्विस दी जिसकी वजह से 2,000 रुपए कमाए? नहीं सर। क्यों? एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट वाज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? एसेंस था कि अगर शर्मा जी कह रहे हैं मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मुझे पैसा मिले, मैं वो 2,000 रुपए कमाने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गया था। आई वॉज नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू नॉट क्लेम, इट जस्ट हैपेंड सर ऑन द साइड। ऐसा हो गया, ये एक इवेंट था। ठीक है, जैसे आप इनकम टैक्स में कैपिटल रिसीट और बिजनेस रिसीट बोलते हो, तो ये ऐसे कैपिटल रिसीट की तरह हो गया। आई वॉज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू नॉट क्लेम, सो दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन। ओके, देन केस नंबर 4 में सैल्वेज या फिर रेक वैल्यू। अब ये क्या होता है, आपके जो जनरल इंश्योरेंस होता है कार का, उसमें दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ डिडक्टेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। सिंपल आप याद रखेंगे, अगर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया और मैं गया अपने जनरल इंश्योरेंस के पास, जनरल इंश्योरेंस ने बोला कि इसका सैल्वेज वैल्यू जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है दैट इज 50,000 एंड लेट्स से द कंपनी सेज दैट आई एम गोइंग टू डिडक्ट द वैल्यू।
मैं 50,000 डिडक्ट करके आपको क्लेम दूंगी। इसका मतलब वो कह रही है कि मैं आपसे सैल्वेज नहीं खरीदूंगी। अगर खरीद रही होती तो डिडक्ट नहीं करती, उसका पैसा मुझे देती। तो कंपनी से इसमें डिडक्ट नहीं कर रही हो तो ये तुम अपने पास रखो, तो मेरे पास रहेगा। यस, क्या कंपनी के ऊपर उसकी जीएसटी की कोई लाइबिलिटी आएगी? नो, बिकॉज इट इज नॉट परचेजिंग, हेंस इट इज नॉट गोइंग टू सेल फर्दर। तो इस केस में द कंपनी इज नॉट लाइबल टू डिस्चार्ज एनी जीएसटी लाइबिलिटी। बट इफ द कंपनी सेज दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिडक्ट दिस वैल्यू, मैं आपको पूरा दूंगी, तो वो सैल्वेज लेके जाएगी। और जब वो सैल्वेज आगे बेचेगी ना किसको, टू एनी सैल्वेज बायर, तो देयर द जीएसटी एप्लीकेशन विल बी इन्वॉल्व, देयर द जीएसटी एप्लीकेशन विल कम इन टू प्ले, बिकॉज वो मेरे से खरीद के आगे बेच रही है। यहां तक सारे बच्चे क्लियर है एवरीवन? चलो आगे आओ। वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज। सर द मेन कंसेप्ट, द एसेंस ऑफ वारंटी इज व्हाट, दैट अगर वो पीरियड के अंदर आता है, अगर वो उस पीरियड के अंदर आता है तो उस केस में कंसिडरेशन के बिना वो मेरे को रिप्लेस करके देंगे। किसकी लाइबिलिटी होती है रिप्लेसमेंट की और ये वारंटी की? सर मैन्युफैक्चरर की होती है, मैन्युफैक्चरर की, जिसने बनाया, ठीक है। लेकिन कभी कभार बीच में डिस्ट्रीब्यूटर का गेम होता है, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है और यहां पे होता हूं मैं कस्टमर। तो अगर एक सिंपल केस लेते हैं कि देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूटर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने मुझे डायरेक्टली वारंटी दी थी, मैंने उसी से खरीदा था और मैंने रिप्लेस करवा लिया, विल देयर बी जीएसटी? आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन। प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा उसको छोड़ो कि उसने वैसे भी आपसे चार्ज कर रखा है उसके बारे में, बट क्या कोई कंसिडरेशन है? नहीं। क्या जीएसटी लगेगा? नहीं। कोई आईटीसी रिवर्सल की बात आएगी क्या मैन्युफैक्चरर के लिए? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। भाई रूल नंबर 42 में एग्जेम्प्ट सप्लाई होनी चाहिए ना आईटीसी रिवर्सल के लिए, तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ केस नहीं है, देयर इज नो कंसिडरेशन, हेंस नो जीएसटी। बट सर कहानी कैसे पलटती है, ध्यान से सुनना। डिस्ट्रीब्यूटर इज इन्वॉल्व, मतलब मैं यहाँ पे कस्टमर की तरह काम कर रहा हूं, बीच में एक तेरा डिस्ट्रीब्यूटर है और आगे एक मैन्युफैक्चरर है। अब सर हमारे बीच में जो मैं हूं कस्टमर और हियर इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे बीच में वॉट एवर द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग, नो कंसिडरेशन। डिस्ट्रीब्यूटर इज प्रोवाइडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर बिकॉज ही इज द डीलिंग फेस बिटवीन मी एंड मैन्युफैक्चरर। तो ये तो सेम हो रहा है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर, द कहानी सेम। क्या कहानी लगी थी हमारी? दैट देयर इज नो कंसिडरेशन, हेंस नो जीएसटी। हाँ, एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया तो जीएसटी लगा देंगे, इनवॉइस नॉर्मल बन जाएगा। लेकिन सर यहां पे आपको एनालाइज करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर ये लोग आपस में कैसे डील करेंगे। अब इस डीलिंग के ऊपर हमने एक चार्ट किया था क्लास वालों, उसी से करा देते फटाफट से। ये भी नए वाले बैच का चार्ट है। देखो बाबूराव एक कस्टमर है, बाबूराव एक कस्टमर है, ये अदिति एंटरप्राइजेस एक डिस्ट्रीब्यूटर है कंप्यूटर का, और ये जो है वो मैन्युफैक्चरर है। अब ध्यान से सुनना चारों सिचुएशंस। केस नंबर 1 में क्या हुआ, बाबूराव ने फोन किया अदिति को कि ये अदिति मेरा ये कंप्यूटर खराब हो गया, क्या फालतू वाला माल भेजा है तूने, वारंटी के अंदर है, रिप्लेस करके दे। अदिति ने रिप्लेसमेंट करके दिया, खुद के स्टॉक से दिया, बाहर से करके दिया, आई डोंट केयर। क्या यहाँ पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, नो कंसिडरेशन, नो जीएसटी। उसके बाद अदिति ने डेल को कॉल किया और बोला कि भाई ये तेरे बिहाफ पे मैंने रिप्लेस करके दिया है, मैं उसका तुझे चार्ज करूंगी। अदिति एंटरप्राइजेस ने बोला मैं उसका चार्ज करूंगी। डेल ने बोला ठीक है ना, गुस्सा की करते हो, टैक्स इनवॉइस भेज दो, हम पे कर देंगे। यहाँ पे जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज यस। इफ यू गिव अ टैक्स इनवॉइस, कंसिडरेशन इज देयर, सप्लाई इज देयर, इसने इसके बिहाफ पे सप्लाई दिया है, तो देयर इज ऑल द पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट सिचुएशन, बाबूराव ने अदिति को कॉल किया कि भैया रिप्लेस करके दो, ठीक है, अदिति ने रिप्लेस करके दिया खुद के स्टॉक से। उसके बाद डेल को कॉल किया कि भाई आई हैव सप्लाइड दिस ऑन योर बिहाफ, ये तुम्हारी लायबिलिटी थी लेकिन मैंने उसको रिप्लेस करके दिया है। तो डेल ने कहा ठीक है ना यार, गुस्सा क्यों होते हो, टैक्स इनवॉइस मत दो, एक रिक्विजिशन दे दो। रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट दे दो, हम आपको कंप्यूटर पहुंचा देंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे, ऊपर पैसा दिया था, यहाँ पे हम आपको कंप्यूटर पहुंचा देंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ अ रिप्लेनिशमेंट। क्या यहाँ पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। यहाँ पे ऐसा अलग से कंसिडरेशन नहीं है। और जीएसटी की बात उठ सकती थी लेकिन ये क्लैरिफाई करा है सीबीआईसी ने कि हम जीएसटी आपसे नहीं लेंगे। क्लियर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा कह सकते हैं ना, ये ऐसा ही तो रिप्लेसमेंट हो रहा है, हाँ बीच में ये इन्वॉल्व है, बट ठीक है ना, अलग से टैक्स इनवॉइस वगैरह नहीं आया, अलग से पैसा नहीं आया, इट इज अ मियर रिप्लेनिशमेंट केस। नेक्स्ट सिचुएशन, अब बाबूराव ने जब अदिति को कॉल किया कि अदिति मेरे को रिप्लेस करके दे, तो अदिति ने डायरेक्टली रिप्लेस नहीं किया, पहले एक रिक्विजिशन रेस किया, डेल ने वो लैपटॉप पहुंचाया और फिर वो लैपटॉप जाके बाबूराव को रिप्लेस करके दिया। तो ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे रिक्विजिशन बाद में आ रहा है, यहाँ पे रिक्विजिशन पहले आ रहा है। केस वैसा ही है रिप्लेनिशमेंट का, जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट केस, अब ध्यान से सुनना, इसमें बच्चों को डाउट आता है, प्लीज पे अटेंशन। अदिति एंटरप्राइजेस
को बाबूराव ने कॉल किया कि भैया रिप्लेस करके दो। अब अदिति इंटरप्राइजेस ने क्या किया, डेल से जो लैपटॉप खरीदे थे ना 1 2 3 4, उसमें से एक उठा के बाबूराव को दे दिया। खुद का स्टॉक नहीं यूज किया, मार्केट से खरीदा हुआ नहीं यूज किया, जो डेल से खरीदा था उसी में से एक दिया। उसके बाद व्हाट विल डेल से टू द डेल, व्हाट विल द अदिति एंटरप्राइजेस से टू द डेल कि भैया हमने आपसे 4 का इनवॉइस बनवाया था, हमने आपसे 4 का इनवॉइस बनवाया था, लेकिन उसमें से एक मैंने आगे रिप्लेस कर दिया आपके बिहाफ पे, तो मुझे इसका क्रेडिट नोट इशू कर दो, गिव मी दैट मनी बैक। बिकॉज अब नेट इनवॉइसिंग तो जैसे फॉर एग्जांपल 40 की हुई थी ओरिजिनली, बट नेट तो 30,000 की हो गई है, तो इसका मुझे क्रेडिट नोट दो। तो ये क्रेडिट नोट विल बी गाइडेड बाय 34(2) इन विच यू ऑलरेडी नो दैट द जीएसटी एडजस्टमेंट विल टेक प्लेस इफ अदिति रिड्यूसेस द आईटीसी। रिड्यूसेस क्यों? क्योंकि ओरिजिनली 40,000 पे आईटीसी लिया है, मतलब 40,000 में 10,000 में भी आईटीसी लिया है, बट अब वो कम हो जाएगा, नेट 30 पे आ जाएगा, तो 10,000 इंटू द जीएसटी रेट का आईटीसी का एडजस्टमेंट अपन अलाउ करेंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा, पे अटेंशन। सर व्हाट अबाउट द रिपेयर सर्विसेज? देखो रिपेयर सर्विसेज अदिति ने कस्टमर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर को दिया, और उसका अगेंस्ट चार्ज किया होगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, चार्ज करेंगी रिपेयर सर्विसेज का, और वहां पे टैक्स इनवॉइस जाएगा, तो जीएसटी नॉर्मल तरीके से अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटेंडेड वारंटी कंसेप्ट। सिंपल आपको देखना है, अगर मैं एक्सटेंडेड वारंटी उसी टाइम पे उसी सप्लायर से खरीदता हूं, पे अटेंशन एवरीवन, उसी सप्लायर से उसी टाइम पे खरीदता हूं, तो दैट विल बिकम अ कॉम्पोजिट सप्लाई। इट विल इन विच द प्रिंसिपल एलिमेंट, दैट इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, इज दैट पर्टिकुलर गुड्स दैट आई एम बाइंग, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल एसी, फॉर एग्जांपल फ्रिज। लेकिन अगर आप बाद में बाय करते हो या फिर आप किसी और से बाय करते हो, तो अब वो नेचुरल बंडल की तरह नहीं टैक्स होगा, आपको उसको अलग से टैक्स करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी पेइंग एन अमाउंट। इनहेरेंट वारंटी तो होती है जिसका पे नहीं करते हो, लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आप अलग से पे कर रहे हो, तो फिर वो अलग से टैक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। सर क्या ये अलग से टैक्स होते हैं क्या? नहीं, ये उसी के साथ टैग अलॉग हो जाएंगे, वॉट एवर द ट्रीटमेंट इज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट यू आर बाइंग। 5 माले की बिल्डिंग है, मुझे 5वें फ्लोर पे ही चाहिए, मुझे नीचे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे छत के साथ ही चाहिए, तो मेरे को 5वें फ्लोर का स्पेसिफिकली 1 करोड़ रुपए और देना पड़ रहा है। नॉर्मल तो मैं दे ही रहा हूं प्राइस, लेकिन वो 5वें फ्लोर के लिए मुझे 1 करोड़ और देना पड़ रहा है, उसका अलग से टैक्स नहीं करेंगे। जो भी ट्रीटमेंट आप प्रॉपर्टी का कर रहे हो, वही ट्रीटमेंट आप पीएलसी का करोगे, दैट इज द प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज। नेक्स्ट, शेयर ऑप्शंस, सिक्योरिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी एंड दो सिक्योरिटीज आर ऑफ द फॉरेन होल्डिंग कंपनी। सर फॉर एग्जांपल ये है हमारे एक एम्प्लॉय, शर्मा जी ले लेते हैं, यस, ये है हमारा HUL और ये हमारा फॉरेन होल्डिंग कंपनी यूनिलीवर। HUL ने शर्मा जी को बोला, ए शर्मा ऑप्शन लेगा क्या हमारे फादर साहब यूनिलीवर के शेयर्स को अक्वायर सब्सक्राइब करने का, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्पेंसेशन। ओके, ये आपके कॉम्पेंसेशन का पार्ट होता है, ये कोई ऐसे हवा में नहीं जाता कि चलो आज दे देते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, यू नो द कॉम्पेंसेशन शीट। तो शर्मा ने बोला ठीक है ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये उसने ऑप्शन लिया, तो यूनिलीवर विल अलॉट द सिक्योरिटीज टू द शर्मा, यस। और यूनिलीवर फ्री में थोड़ी करेगा, यहाँ पे चैरिटी थोड़ी कर रहा है, पैसा कौन पे करेगा? HUL, बिकॉज द HUL's लायबिलिटी वाज देयर। क्यों HUL's लायबिलिटी? अरे आपने दिया ना अपना सैलरी का ऑप्शन, तो आप उसका रिम्बर्समेंट कर दो यूनिलीवर को। अब सर सवाल ये उठता है क्या जीएसटी लगेगा क्या? ध्यान से सुनो, इस अलॉटमेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ द 2 रीजंस। रीजन नंबर 1, यू नो दैट जो भी आपका सैलरी कॉस्ट रहता है दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ शेड्यूल नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 1। शेड्यूल नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 1 में एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, तो उसके बदले में जो मिलेगा वो भी जीएसटी से बाहर हो जाएगा। एंड सेकेंड रीजन, अपने आप में सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, तो अगर वो गुड्स सर्विसेज ही नहीं है तो फिर आप उसका अलॉटमेंट पे जीएसटी कैसे लगा सकते हैं? रही बात सर इसकी, क्या इसके सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो भी कॉस्ट दिया जा रहा है क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नो सर, सिक्योरिटीज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, सिक्योरिटीज पे आप जीएसटी लगा ही नहीं सकते। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एडिशनल चार्ज लगाया जा रहा है, जैसे कन्वीनियंस फी, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, एनीथिंग ओवर एंड अबाउट द सिक्योरिटीज कॉस्ट, तो उस पे जीएसटी लग जाएगा। क्या बात समझ में आई है? यस, चलो
कॉस्ट पेट्रोलियम एकदम सिंपल, ये लाइसेंसी है, दैट इज द ऑयल एक्सप्लोरियम, जो भी एक्सप्लोर करना चाहता है उसका कॉन्ट्रैक्टर, और यहाँ पे है सरकार लाइसेंसर। तो लाइसेंसर क्यों? बिकॉज इट हैज द राइट्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, दे विल एंटर अ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट अडानी साहब को बोलेंगे हम आपको राइट देते हैं, जाके आप एक्सप्लोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अडानी साहब गए, उन्होंने ऑयल एक्सप्लोर किया और उसको बेचा 10 रुपीज पे। सबसे पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस करी, जिसको बोलते हैं अपन कॉस्ट पेट्रोलियम। व्हाट इज कॉस्ट पेट्रोलियम? सर जो भी ये एक्सप्लोर करने का खर्चा आया पहले वो तो माइनस करे, फिर तो मुनाफा निकलेगा। सर ये जो मुनाफा निकला 8, दैट इज आउट ऑफ 8 सम अमाउंट विल गो टू द गवर्नमेंट एंड सम आई विल रिटेन, मतलब अडानी साहब विल रिटेन। नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर क्या इस पे जीएसटी लगेगा क्या? इस पर्टिकुलर 2 पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। व्हाई? दिस इज नॉट समथिंग अडानी साहब डिड फॉर गवर्नमेंट, ही डिड फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने भी प्रॉफिट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर करी थी और वो रिकवर कर ली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीएसटी ऑन 10 पेट्रोल एज सच और ये ऑयल, दिस इज कवर्ड अंडर द नॉन टैक्सेबिलिटी। मैं बात कर रहा हूं इस लाइसेंस के रिस्पेक्ट में, इस शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में जीएसटी की। तो 2 इज नॉट टैक्सेबल पर से, ये वर्ड यूज करना, नॉट टैक्सेबल पर से, क्योंकि मैंने अपने लिए किया है। 8 में से जो गवर्नमेंट को शेयर जा रहा है उसका क्या? सर हाउ इज इट अ सप्लाई? इट इज अ सप्लाई, it is a supply. The government has given the service of assigning the license and बदले में कंसिडरेशन दिया है 8 में से जो भी शेयर दिया जा रहा है, बट इसको एग्जेम्पशन चैप्टर में कवर कर लिया। तो आप पेपर में ये नहीं लिखोगे इट इज नॉट अ सप्लाई, आप लिखोगे एग्जेम्प्ट, इट इज अ सप्लाई बट द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, चलो आगे आओ। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आपको आइटम्स पता होने चाहिए, सीधा एडजस्टमेंट बन के आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। मनी सिक्योरिटीज का आपको ऑलरेडी पता है। डेरिवेटिव्स आर अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी स्पेसिफिकली डिफाइंड। तो डेरिवेटिव्स कहीं कहीं से अपनी वैल्यू असाइन करते हैं, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, नो जीएसटी। अब देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज जो आपको पेपर में पूछी जाएंगी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनली देर आर सम डिफरेंसेस, बट हमारे लिए एक ही बात देखनी है, सेटलमेंट और नो सेटलमेंट। अगर आप उसका अंडरलाइन कमोडिटी डिलीवर नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल राइस या कोई भी कमोडिटी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और वो आप डिलीवरी में नहीं जाते हो, आप बोलते हो सर मुझे नेट सेटलमेंट में ही रहना है, तो इट विल रिटेन द कैरेक्टर ऑफ द डेरिवेटिव, हेंस इट विल बी अ सिक्योरिटी एंड हेंस देयर विल बी नो जीएसटी। तो पेपर में सिर्फ देखना है सेटलमेंट और नो सेटलमेंट। लेकिन सर अगर सेटलमेंट अपन नहीं कर रहे एंड वी आर गोइंग फॉर एक्चुअल डिलीवरी, कमोडिटी की डिलीवरी करवा रहा हूं मैं, तो इन दैट केस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स लायबल टू जीएसटी। सिक्योर्ड डेट, इट इज अ डेरिवेटिव, क्लैरिफाई करा गया। अब आई विल नॉट गो इनटू द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो एएफएम में आप करते हो। सिक्योर्ड डेट हमने डेरिवेटिव माना, जीएसटी नहीं लगेगा। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इंटरेस्ट स्वॉप, फॉरेन एक्सचेंज स्वॉप, हेजिंग ट्रांजैक्शंस में जो आप इंस्ट्रूमेंट्स एंटर करते हो, वो सारा हमारे लिए डेरिवेटिव है, क्योंकि उसका ओरिजिनल वैल्यू कोई और करेंसी होती है, कोई और इंटरेस्ट रेट होता है, तो हमारे लिए वो अभी भी डेरिवेटिव है, हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन सर अगर कोई एंसिलरी चार्जेस होंगे, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, फलाना चार्ज, तो उस केस में दे आर अ सर्विस, दे आर कंसिडरेशन, दे आर कंसिडर्ड एज अंडर जीएसटी। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। यहां तक एक बार मुझे कंफर्म करो फटाफट से, एवरीवन क्विकली। सारे बच्चे हैं मेरे साथ, ऑलमोस्ट 50-55 पीपल हैं सामने। चलो क्या मैं आगे? ऐसे चैट बॉक्स में लिखा करो यार, जब तक मुझे सामने तुम्हारा वो मैसेज नहीं दिखेगा तो मुझे जोश कैसे आएगा, मुझे आपका फेस नहीं दिखता ना। गगन, अश्मिता, फरीन, श्रीलता, हर्ष, डन डनाडन, हाँ डन डनाडन मतलब क्लास वाले बच्चे। और स्प्राइट क्लियर वाले कौन है? करंट बैच में स्प्राइट क्लियर है चला हुआ है हमारा, स्प्राइट क्लियर, ठीक है। नरेंद्र, सतीश, चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, यहाँ पे पेपर में 2 बात लिख के आनी है, क्या जीएसटी लगेगा क्या? वी नो द आंसर इज नो, लेकिन एनालिसिस में 2-3 पॉइंट चाहिए आपके, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट कवर अंडर जीएसटी। भाई बिकॉज सर डिस्पोजल एक फॉर्म ऑफ सप्लाई हो जाता है, एंड जब आप सिक्योरिटीज की बात करते हो इट इज नॉट अंडर द जीएसटी, है नहीं, वो जीएसटी के अंदर है ही नहीं। तो इन दैट केस डिस्पोजल इज नॉट कवर अंडर जीएसटी, बट एसएलएस डज नॉट इन्वॉल्व डिस्पोजल, इट इन्वॉल्व्स लेंडिंग फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज बीइंग चार्ज्ड। तो यहाँ पे लेंडिंग फी कमाई जा रही है, अप्रूव्ड इंटरमीडियरी अपना कमीशन खा रहा है, तो हम जीएसटी एग्जेम्प्ट क्यों करें? दोनों केसेस में जीएसटी लग जाएगा। इसके आगे चल के एक बात बता दूं कि यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का भी कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे आओ। कैश कॉल्स अंडर जेवी। कैश कॉल क्या होता है? मैं हूं ऑपरेटिंग मेंबर,
ठीक है, और सामने लेट्स से गौरव, हर्ष और रोमा, ये है नॉर्मल मेंबर, मतलब दे आर नॉट ऑपरेटिंग, स्लीपिंग पार्टनर की तरह कह लो, पैसा लगाएंगे, ठीक है, मैं ऑपरेटिंग मेंबर हूं। तो कैश कॉल क्या होता है, जब मैं इनको कॉल करूंगा कि भैया हेलो बाकी के मेंबर्स पैसा दे दो, तो ये कॉल करके जो मैंने कैश मंगवाया, दिस इज अ कैश कॉल इन जेवी इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स पॉसिबल। यस, नाउ व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ द कैश कॉल, इट डिपेंड्स हाउ दैट कैश कॉल इज बीइंग मेड। एग्जांपल नंबर 1, मैंने इनको बोला गौरव, रोमा, रितेश, जो भी है आप फटाफट से मुझे 100 रुपीज जमा कर दो, जो भी आपका कमिटमेंट है जेवी के अंदर, और वो पैसा इकट्ठा करके मैं गया और मैंने मशीनरी खरीद ली। तो ये पैसा लेके मैंने मशीनरी खरीदी, तो ये सिंपल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस कैश कॉल पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर मशीन पे जीएसटी लगेगा, अरे ऑब्वियसली वो तो अलग केस है, मैं उस कैश कॉल पे, उस कॉल पे कैश जो मैंने कैश मंगवाया है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पेपर में आपका कीवर्ड बनेगा इट इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बट इन अदर वे, सेकेंड एग्जांपल में मैंने वो पैसा मंगवाया और मैंने बोला सुनो ना, हेलो मैं बाहर जाके मशीनरी क्यों खरीदूं, मेरे पास मशीन है घर पे, मैं लगा देता हूं जेवी में और मैं आपसे चार्ज कर लेता हूं। अरे तो सर सिंपल हो गया ना, वो कैश कॉल इज अ कंसिडरेशन फॉर मी सप्लाइंग माई मशीन ऑन रेंट टू द जेवी। रेंट में मतलब मैंने उसको सप्लाई दे दिया जेवी को कि भैया मैं मशीनरी का यूज दे रहा हूं, मुझे पैसा दे दो आप। तो दिस इज प्योरली टैक्सेबल एज अ सर्विस। बस ये दिमाग में एग्जांपल ले लेना, आपका एडजस्टमेंट निकल जाएगा। अब सर शेड्यूल नंबर 1 की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 पैराग्राफ्स एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ डीम्ड सप्लाई, मतलब बिना कंसीडरेशन के टैक्सेबल इवेंट बनाने जा रहा हूं। पैराग्राफ नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी इज अवेल्ड। निर्मला ताई मुझे मारेगी, बोलेगी बेटा तेरे को आईटीसी क्यों दिया था, ताकि वैल्यू एडिशन बने, आईटीसी तू माइनस करेगा सेल में से, अब तू सेल तो कर ही नहीं रहा है कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन, तू तो ऐसे ही दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा बिजनेस असेट है, इसके ऊपर लिया है आईटीसी, मैंने रितेश को बोला अरे रितेश ये लो, ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी जो मैंने लिया हुआ है उसका सीधा नुकसान होगा निर्मला ताई को, क्योंकि मैंने सेट ऑफ तो करा ही नहीं ना। तो आईटीसी का क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने बोला बेटा एक काम कर, फ्री में दिया कोई बात नहीं, अब इसको बना दो आप सप्लाई। कैसे, विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल नंबर 1 आपको सप्लाई बनाने के लिए बोलेगा। वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो अभी नहीं बोलूंगा, वो चैप्टर 6। ठीक है। अब सर यहाँ पे ना आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक क्रेडिट। तो कभी कभार ना ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि सर वो ब्लॉक क्रेडिट में तो ले ही नहीं सकते ना, तो भी यहाँ पे लगेगा। हाँ भाई कंडीशन है। अब सुनो, अब आईटीसी ब्लॉक्ड है अगर, तो आप ले नहीं सकते, तो क्या यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 लगेगा, यू विल एनालाइज, बट आईटीसी इज नॉट अवेल्ड, हेंस पैराग्राफ नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। सर फिर डाउट क्या बनेगा, मैं आपको बताता हूं। कभी कभार ऐसा लग सकता है कि सर आईटीसी यहाँ पे लिया है, वहां पे आपने ब्लॉक क्रेडिट में बोला कि आईटीसी ले ही नहीं सकते। सी आपने नहीं लिया या ले नहीं सकते, आई डोंट केयर, माय कंडीशन इज कि आईटीसी नहीं लिया होना चाहिए, चाहे लीगली अलाउड नहीं था कोई बात नहीं, तो उस केस में पैराग्राफ नंबर 1 नहीं लगेगा। आपको क्वेश्चन में डाल देंगे कार था, मोटर व्हीकल, तो अलग से नहीं बोलेंगे कि सर आईटीसी नहीं लिया है, क्योंकि आईटीसी ले ही नहीं सकते, यू हैव टू एनालाइज दैट, और नहीं लेंगे तो पैराग्राफ नंबर 1 भी नहीं लगेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहां पे जो बोला है ना आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तो माय ओनली कंडीशन कि पैराग्राफ नंबर 1 ना लगे इज आईटीसी नॉट टेकन, चाहे लीगली नॉट टेकन और वॉलेंटरी नॉट टेकन, आई डोंट केयर। ठीक है। होल्डिंग टू सब्सिडियरी, पेपर में कंफ्यूज करेंगे, अरे होल्डिंग ने ना अपनी सब्सिडियरी को परमानेंटली ट्रांसफर करा है, तो क्या हुआ, होल्डिंग सब्सिडियरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंडीशन से फर्क पड़ता है। आईटीसी लिया है, फ्री में दिया, सप्लाई बना दो। पैराग्राफ नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर यहाँ पे ना गुड्स की बात आएगी, यहाँ पे गुड्स प्लस सर्विसेज की बात आएगी, किसके बीच में, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, अभी डिफाइन करेंगे। एंड हैपेंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब सर बिजनेस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, तो आप चाहे गुड्स करो चाहे सर्विसेज करो, अगर आप रिलेटेड पर्सन हो या फिर आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो 25 के अंदर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। फटाफट से एक बार आरपी को भी देख लेते हैं और डिस्टिंक्ट पर्सन को भी देख लेते हैं। ये जो आरपी की लिस्ट है ये यहाँ पे नहीं आती, ये चैप्टर 6 के सेक्शन 15 में आती है, यस, बट उसको यहाँ पे हमने दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसको 2 बार रीड करना या रट्टा मत मारना। देखो फटाफट से देखते हैं। ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस, मैं रितेश के कंपनी में डायरेक्टर हूं, रितेश मेरे कंपनी में डायरेक्टर है, अपन दोनों क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैं और प्रशांत पार्टनर है, तो हम दोनों बन जाएंगे रिलेटेड पर्सन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो तुम्हें पता ही है। एनी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्ड्स मिनिमम 25% वोटिंग पावर, मतलब मेरे कंपनी में अगर लेट्स से प्रियंका का 25% वोटिंग पावर है, नॉट जस्ट द स्टॉक, वोटिंग स्टॉक,
मतलब पावर आ रही है, तो इन दैट केस रिलेटेड पर्सन, शी विल बी द रिलेटेड पर्सन टू माई कंपनी। यस, तो जो पर्सन आप केस में होल्ड कर रहा है वो आपका रिलेटेड पर्सन बन जाएगा, क्योंकि इट शोज दैट देयर इज अ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग। वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्स अदर, बोथ ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड, या फिर टुगेदर दे कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। अब ये क्या बोल रहे हैं, एक ने दूसरे को कंट्रोल किया, दो जनों ने मिलके एक को कंट्रोल किया, या फिर एक जने ने दोनों जनों को कंट्रोल किया। अब सर कंट्रोल वर्ड नॉट डिफाइंड, तो लॉजिकल लगाएंगे कि यार मोटा मोटा उसका डिसीजन मेकिंग में पावर है। अब ये आपको क्वेश्चन क्लियरली हिंट दे देगा कि भाई कंट्रोल है या नहीं है। ये तीनों बहुत ही लॉजिकल है कि कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे एक दोनों को, दो एक को, या फिर एक दूसरे को। अब यहां पे गलती होती है, सी अगर ए और बी को कंट्रोल कर रहा है तो मैं इन दोनों को रिलेटेड पर्सन बोल रहा हूं। अगर ए एंड बी सी को कंट्रोल कर रहे हैं तो ए एंड बी को रिलेटेड बोल रहा हूं। ठीक है, इन दोनों पे फोकस रखना। आगे, दे आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। सर फैमिली मतलब क्या, स्पाउस, याद है ना डायग्राम क्लास का, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, इफ दे आर होनली मेनली डिपेंडेंट ऑन मी। अब आपको पेपर में दिया जाएगा ब्रदर, एक ब्रदर है और उसके बिजनेस के लिए मैंने कुछ ट्रांसफर कर दिया। अरे बिजनेस चला रहा है मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है आप पे, तो सटल हिंट देंगे आपको, तो ध्यान रखेंगे। सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर, मतलब एक ही है मेरा, वो एक ही है बस, मेरा जो भी काम करेगा देन ही विल बी अ रिलेटेड पर्सन। उसके बाद अपन बात करते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन की। सर डिस्टिंक्ट पर्सन एकदम सिंपल है, 25(4) और 25(5). 25(4) के अंदर क्या होता है, ऑल यूनिट्स आर रजिस्टर्ड, सारे रजिस्टर्ड यूनिट्स है, फिर चाहे वो एक स्टेट के अंदर है चाहे वो मोर देन वन स्टेट के अंदर है, आई डोंट केयर। 25(5) में क्या हो रहा है, एक स्टेट के अंदर आपका रजिस्टर्ड यूनिट है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र। अब दूसरा यूनिट आपका कोई और स्टेट में होना चाहिए, एग्जांपल दिल्ली हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और वहां पे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेट अलग हो गया, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रजिस्टर्ड है दूसरा रजिस्टर्ड नहीं है? अरे हो सकता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्यों रजिस्ट्रेशन लेगा, तो अभी उसमें मत दिमाग लगाओ, वो चैप्टर 8 में हो जाएगा। तो ये 25(4) और 25(5) कहता है। अगर आपको दिया एग्जांपल महाराष्ट्र में मेरे पास एक मुंबई में यूनिट है और एक पुणे में यूनिट है, ओके, एंड आई हैव टेकन सिंगल रजिस्ट्रेशन, is this a case of distinct person? Answer is no. I did not go for separate registration under one state, and this is a case of only one state, hence 25(5) is also not applicable. तो इसका implication क्या बनेगा कि शेड्यूल नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 2 आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो सिर्फ चीजों को मत समझो, देखो कि उसको एनालिसिस में कहां लेके जाना है, तो शेड्यूल नंबर 1 पे लेके जाना है। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स दिए थे, पहले इसको कंप्लीट करते आ जाओ, कहां थे हम, हाँ। अब सर ये क्या बात बोली है, इंसेंटिव और गिफ्ट को भी मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं भाई। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है रिलेटेड पर्सन का, रिलेटेड पर्सन। अब इसके अंदर दो शब्द आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं, एक होता है वर्ड इंसेंटिव और एक होता है गिफ्ट। दोनों में फंडामेंटली डिफरेंस ये है कि इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, part of the salary contract, hence it will be covered with respect to schedule number 3 paragraph number 1, that is not a supply. लेकिन गिफ्ट इट इज ऑलवेज ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव, एक सेकेंड, ओवर एंड अबव योर सैलरी, ये डिसाइडेड नहीं होता। तो गिफ्ट अगर मैं कुछ भी नहीं बोलता तो इट विल बी कवर्ड अंडर पैराग्राफ नंबर 2 शेड्यूल नंबर 1, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेटेड, और रिलेटेड ने बिना कंसीडरेशन एम्प्लॉयर ने आके आपके हाथ में आईफोन दे दिया 1 लाख रुपए का दिवाली पे, तो वहां पे लग जाएगा आपका टैक्सेबिलिटी। लेकिन इंडिया में पता है हमें कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय गिफ्ट्स देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी गिफ्ट्स देता है दिवाली पे, न्यू ईयर पे, तो हमने कहा चलो एक 50,000 रुपए की लिमिट लगा देते हैं, 50,000 की लिमिट लगा दी पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर। लेकिन इसके ऊपर गया तो फिर जीएसटी लग जाएगा। एक क्वेश्चन में हमने किया था हॉट्स में किया था या क्वेश्चन 1 में किया था, इस बार फिर से करा दूंगा, तो ये प्लीज इस लिमिट का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो वर्ड देखना इंसेंटिव और गिफ्ट, इसमें फंडामेंटल डिफरेंस इज बीइंग पार्ट ऑफ सैलरी और ओवर एंड अबव, हियर द डिफरेंस ऑफ एनालिसिस इज क्रिएटेड। पैराग्राफ नंबर 3, यहां पे क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट। ये है प्रिंसिपल, ये है एजेंट और ये है कस्टमर। क्या लगाएंगे, इनवॉइस टेस्ट। इसने यहां पे जो सेल किया,
सबसे पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, एजेंट मेरे बिहाफ पे सेल कर भी सकता है, रिसीव भी कर सकता है, बस जो भी कर रहा है वो मेरे बिहाफ पे कर रहा है। उसको अर्तिया भी बोलते हैं, उसको कमीशन एजेंट भी बोलते हैं, उसको कंसेशनर भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लेना, ठीक है। इसने आगे सेल किया। अब मेरा सवाल यह है कि इनके बीच में जो गुड्स का ट्रांसफर हुआ है, क्या उसको हम सप्लाई बनाएंगे क्या? मतलब एक टेक्निकल वर्ड बता रहा हूं जो पेपर में आपको मिलेगा, इज दिस एजेंट an agent falling under the ambit of paragraph number 3 schedule number 1? For that we will apply the invoice test and the only question we will answer is, इस सेल में जो इनवॉइस गया, ये इनवॉइस किसके नाम पे गया? क्या एजेंट के नाम पे गया? अगर एजेंट के नाम पे गया तो ये सप्लाई बन जाएगी, क्योंकि देखो ना डॉक्यूमेंटेशन कैसे दिख रहा है, एजेंट टू कस्टमर, एजेंट टू कस्टमर, तो फिर ऑब्वियसली ये वाला भी आपको सप्लाई बनाना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है ना, ये सप्लाई बना दी और इसको कुछ बोल ही नहीं रहे हो, देन दिस विल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पैराग्राफ नंबर 3, तो ये भी सप्लाई बन जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन सर अगर ये इनवॉइस सीधा प्रिंसिपल टू कस्टमर गया है तो मतलब एजेंट पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं है, एजेंट अपना कमीशन का इनवॉइस अलग चार्ज करेगा, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट बुक्स में मेरे रिकॉर्ड्स में मुझे ट्रांजैक्शन दिखेगी बाय प्रिंसिपल टू कस्टमर, तो इन दैट केस ही विल नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पैराग्राफ नंबर 3। क्या आपको समझ में आया? अब मैं एक लाइन आपके सामने बोल रहा हूं, कृपया करके बताना मुझे आप एग्री करते हो क्या? मैं जान के लिखी हुई दिखाता हूं ताकि दिमाग में रजिस्टर हो। फॉर सर्विसेज बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट, कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉल अंडर सप्लाई। डू यू एग्री विद दिस? डू यू एग्री विद दिस? इफ नॉट देन टेल मी व्हाई। क्योंकि यहां पे क्लियरली पैराग्राफ नंबर 3 में क्या बोला है? गुड्स। तो अगर सर्विसेज हुआ तो पैराग्राफ नंबर 3 लग ही नहीं रहा ना। हाँ, अगर वो सोल एजेंट बना और तुम रिलेटेड पर्सन लगाने जाओगे तो अलग बात है, बट नॉर्मल सर्विसेज नॉर्मल एजेंट के साथ यू विल रिक्वायर कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू मेक इट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई। क्लियर है सारे बच्चे? चलो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एक प्यारा सा डायग्राम कर लेते हैं। डीसीए भी कराता हूं, पहले इंपोर्ट करवाता हूं फिर डीसीए कराता हूं, थोड़ा ब्रेक होएगा ना बीच में तो कंसेप्ट समझ आएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है, सबसे पहले चेक करो कंसिडरेशन है क्या भाई। कंसिडरेशन है तो शेड्यूल नंबर 1 पे नहीं जाना, पेपर में स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग रखना। नो कंसिडरेशन देन आई विल गो टू शेड्यूल नंबर 1। कंसिडरेशन आई विल स्टिक टू माय सेक्शन 7, वहां पे हम लगा देंगे 7(1)(b), सिंपल, बिजनेस हो या ना हो इट विल बी अ सप्लाई। But if it is without consideration, then I will go to schedule number 1, then I will go to paragraph number 4, where 2 more conditions are attached. Condition number 1, किससे इंपोर्ट किया? तेरा रिलेटेड पर्सन है या खुद का एस्टेब्लिशमेंट है क्या? एंड सेकेंड कंडीशन, बिजनेस के लिए है क्या? दोनों कंप्लाई हो गई तो ये बन जाएगा सप्लाई, वरना दिस इज नॉट अ सप्लाई, फेल, टैक्सेबल इवेंट नहीं हुआ। अब बात करते हैं डीसीए एजेंट की। सर ये डीसीए का क्या है? सिंपल है यार, कुछ नहीं है। डीसीए इज एन एजेंट विद गारंटी ऑफ मनी। डीसीए इज एन एजेंट विद गारंटी ऑफ मनी। वो कह रहा है मैं आपकी गारंटी दे रहा हूं, पैसे नहीं डूबेंगे। कैसे नहीं डूबेंगे? वो कस्टमर को लोन देगा अगर डिफॉल्ट मार गया, और कस्टमर प्रिंसिपल को देगा। तो 2 इश्यूज हमारे सामने आते हैं। इशू नंबर 1, विल डीसीए फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पैराग्राफ नंबर 3 शेड्यूल नंबर 1? तो वी विल अप्लाई द सेम इनवॉइस टेस्ट, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, आप सेम इनवॉइस टेस्ट लगाओ। लेकिन सर व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट? अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे। पहला, डीसीए इज नॉट एन एजेंट अंडर पैराग्राफ नंबर 3 शेड्यूल नंबर 1। सर ये तो टेक्निकल भाषा हो गई ना। डीसीए इज नॉट एन एजेंट मतलब प्रिंसिपल डायरेक्टली कस्टमर को इनवॉइस दे रहा है, ठीक है। तो 3 एक्टिविटीज कौन सी इन्वॉल्व है? सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू कस्टमर, एजेंसी सर्विसेज बाय डीसीए, एंड ये लोन। अब ये लोन इज अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई। अंडरस्टैंड, गुड्स किसने बेचे? सप्लायर ने कस्टमर को। लोन किसने दिया? डीसीए ने कस्टमर को। तो इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट का, इज देयर एनी रिलेशनशिप ऑफ दिस इंटरेस्ट एंड द गुड्स वैल्यूएशन? आंसर इज नो। ये इंडिपेंडेंट सर्विस हो गया ना भाई। तो दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू बायर, क्योंकि वो अलग आदमी है, मैं अलग आदमी हूं, मैंने अलग लोन दिया है, ठीक है। ओके, मैं अभी इसका इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। आई एम राइट नाउ फोकसिंग माय कंसेप्ट ऑन वेदर इट विल बी एडेड टू द पार्ट ऑफ वैल्यूएशन और नॉट। आगे, डीसीए इज एन एजेंट अंडर पैराग्राफ नंबर 3। अब ये क्या बोल रहा है? डीसीए इज एन एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ पैराग्राफ 3, मतलब ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल टू एजेंट इट इज अ सप्लाई, एंड एजेंट टू कस्टमर, एजेंट टू कस्टमर इट इज अ सप्लाई।
इनवॉइस टेस्ट पास हो गया है। तो यहाँ पे 4 एक्टिविटीज है, 4 एक्टिविटीज, एक कैसे बढ़ गई, अरे ये बढ़ गई ना, ये बीच में अलग सप्लाई बन गई, तो एक एक्टिविटी बढ़ गई। नाउ माय क्वेश्चन कम्स कि यहाँ पे इसी एजेंट ने कस्टमर को लोन भी तो दिया है ना, इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा क्या उसको हम ऐड करेंगे? विल इट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू कस्टमर? आंसर इज यस। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं बचा, और ये स्पेसिफिकली हमने कहा भी कवर किया है, सेक्शन नंबर 15(2)(d). नाउ इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन। अब ये बन जाएगा क्योंकि हमने ये 15(2)(d) में भी पढ़ा, और अब ये अलग नहीं है ना, इसी ने इसको सेल किया, बोला ना मैंने, इट बिकम्स एन एजेंट अंडर पैराग्राफ नंबर 3। तो इनवॉइस टेस्ट यहां पे पास हो गया है, और इसी ने इसको लोन भी दिया, तो सारा मिक्स हो गया। ठीक है, क्लियर हो सारे बच्चे? चलो, ये 2 क्लैरिफिकेशंस थे। फ्री सैंपल्स आर नॉट अ सप्लाई बिकॉज द पैरामीटर ऑफ कंसिडरेशन इज मिसिंग, एंड इफ कंसिडरेशन इज मिसिंग देन अनलेस शेड्यूल नंबर 1 अप्लाइज, नॉट अ सप्लाई। बाय 1 गेट 1 फ्री, इट इज नॉर्मल जीएसटी, नॉर्मल सप्लाई, 2 गुड्स एट द प्राइस ऑफ 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं, नॉर्मल, आगे उसका कॉम्पोजिट या मिक्स बनाना है वो अलग बात है, बट सप्लाई है, एग्जेम्पशन नहीं है कोई, मतलब इट इज अ नॉर्मल टैक्सेबल इवेंट। ओके, चलो यहां तक सारे बच्चे मेरे साथ हैं? क्विकली कंफर्म। बोलो। डन, चले आगे। यस 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 यस, डन डना डन। ठीक, आगे आते हैं शेड्यूल नंबर 2 की तरफ। देखो शेड्यूल नंबर 2 ये नहीं बोलता कि सप्लाई है या नहीं है, शेड्यूल 2 कह रहा है कि सप्लाई है या नहीं है, मेरे से बात ही मत करो आप, वो आप बात करो सेक्शन 7 में और शेड्यूल नंबर 1 में। मेरे पास अगर सप्लाई बन के आते हो तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप गुड्स बनोगे या सर्विस बनोगे, मेरा काम सिर्फ इतना है। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक ये एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, सिंपल याद रखना। अगर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो इट इज अ गुड्स, टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है तो इट इज अ सर्विस। एक एक बात थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, जॉब वर्क सर्विस टेक्निकली क्या बोलेंगे पेपर में, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अदर पर्सन। और उसके अंदर इस जॉब वर्क के अंदर इट इज ओके इफ आई यूज सम ऑफ माई गुड्स एज वेल। जैसे मैंने कलरिंग का कुछ काम करके दिया तो उसमें मैं अपने कलर्स यूज कर रहा हूं, इट्स ओके, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सर्विस। बाकी जैसे आप रेंट पे देते हो, लैंड देते हो, तो वो सारा लीज की तरह जाता है, सर्विस की तरह जाता है। बचा हुआ आप नहीं रीड करोगे तब भी एकदम चल जाएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है वरना अननेसेसरी। सेल किया तो गुड्स, टेम्पररी दिया तो सर्विस, जॉब वर्क को आपको सर्विस मानना है। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी सर्विस, कंस्ट्रक्शन इज अ सर्विस। अब इसमें थोड़ा सा एक एनालिसिस आपको ध्यान रखना है, दैट अगर आप बनी बनाई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, सर बनी बनाई मतलब 100% कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर द अर्लियर ऑफ 2 dates। रिपीट, 100% कंसिडरेशन, 1 रुपया भी पहले नहीं जाना चाहिए। 100% कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर अर्लियर ऑफ 2 dates। पहला कंप्लीशन सर्टिफिकेट या दूसरा फर्स्ट ऑक्यूपेशन। सर मुद्दे की बात मतलब बिल्डिंग बन के रेडी है यार, कंप्लीशन मिल गया या फिर लोग आके रहना स्टार्ट हो गए हैं तो इट इज अ बिल्डिंग कंप्लीट। इन दैट केस व्हेन आई बाय द प्रॉपर्टी, मैं कोई भी सर्विस ले नहीं रहा क्योंकि आज कोई कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं है, रेडी फ्लैट है, एंड रेडी फ्लैट इज नॉट अंडर एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई। ये शेड्यूल 3 में भी आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बोला नो जीएसटी। देखो ये सप्लाई भी नहीं बनेगा, शेड्यूल 3 ने बोला। और जो प्रॉपर्टी होती है इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो गुड्स भी नहीं बनता, तो किसी भी तरीके से जीएसटी की कोई बात नहीं आएगी। आईपीआर ट्रांसफर कर रहे हो रॉयल्टी कमाने के लिए कि चल भाई तू 4 साल यूज कर ले, सर्विसेज। आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो, पुराने वाले इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में डबल टैक्सेशन होता था, पता है कि इसको गुड्स भी बनाओ सर्विस भी बनाओ। हमारे शेड्यूल 2 ने क्लैरिफाई किया आप उसको सिर्फ सर्विसेज बनाएंगे, तो आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कस्टमाइज कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, वो सारा सर्विस में चला जाएगा। इसको भी करेंगे एनालाइज। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स, ये तो ऑब्वियस है ना भाई, थोड़े टाइम के लिए मैं आपको देता हूं कि यार एक काम करो, चलो स्वाति एक काम करो, ये थोड़े टाइम के लिए कैलकुलेटर यूज कर लो, इसका 100 रुपए दे देना। तो टाइटल थोड़ी ना ट्रांसफर किया, ये मेरे पास ही है, थोड़े टाइम के लिए ले लो, सर्विस। 2 कॉम्पोजिट सप्लाई जो अगेन बहुत ज्यादा डबल टैक्स होते थे, उसको फिर से क्लैरिफाई किया, भैया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को हम जीएसटी में सर्विस मानेंगे, रेस्टोरेंट सर्विस को हम जीएसटी में सर्विस मानेंगे, एक्सेप्ट द नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अरे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कितनी है अब जीएसटी में? जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कितनी है?
बताओ जरा। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। शुक्र है। मेरे को डर लग रहा था कोई बच्चा दो ना कह दे, कहीं मैं वो डंडा लेके आऊं अपना, नहीं तो डंडा दिखाना पड़ता। नरेंद्र, चार नहीं तीन। अरे छह कौन कह रहा है भाई? ऐसे मत करो, अभी 1.5 महीने में पेपर है भाई। तीन है भाई, तीन। अरे वो नंबर मत गिनो, वो पेट्रोलियम को एक ही मानो आप। अच्छा, उस सेंस में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक मानो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और वो रेक्टिफाइड स्पिरिट जो ऐड हुआ है अनडीनेचर्ड, याद है ना? बट दैट टू फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इंडस्ट्रियल वाला नहीं, इंडस्ट्रियल वाले का कहीं पे भी नॉन टैक्सेबिलिटी नहीं आती। नेक्स्ट पे आओ, चलो ये मैं अभी आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट पे आओ, कुछ और क्लैरिफिकेशंस को कवर करते हैं। टेनेंसी राइट, जिसको अपन बोलते हैं पगड़ी सिस्टम। देखो ये है टेनेंट और ये है लालाजी ओनर। व्हाट इज टेनेंसी राइट? टेनेंसी राइट होता है एक हक। टेनेंट कह रहा है मुझे हक चाहिए मेरी जगह किसी और को टेनेंट रखने के लिए, जिसके लिए मैं आपको दूंगा टेनेंसी प्रीमियम। सर ओनर भी तो टेनेंसी प्रीमियम दे सकता है, कभी कभार जल्दी वेकेशन कराना होता है तो वो टेनेंसी प्रीमियम दे देता है, तो दोनों एक दूसरे को पे कर सकते हैं। मुद्दे की बात हमारी ये है, क्या जीएसटी लगेगा? हाँ सर, जीएसटी लगेगा। आप इसको सर्विस की तरह ही मानोगे, प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में राइट्स ले रहे हो, इट इज अ सर्विस, इट इज कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस। पैराग्राफ छोड़ दो, वो ऊपर सर्विस वाला है प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, एंड हेंस इट इज लायबल टू जीएसटी। बट सर पता है क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि उस टेनेंसी प्रीमियम पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगे हैं, उस टेनेंसी प्रीमियम पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और पता है सर ये ना हमने रियल लाइफ में देखा है, ये तो फ्लैट पे लगती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगती है। तो क्या हुआ? ये तो लोकल टैक्सेशन की वजह से, लोकल लॉस की वजह से लग रही है, हमारे जीएसटी के अंदर फर्क नहीं पड़ता। इट विल नॉट प्रिक्लूड देम फ्रॉम द स्कोप ऑफ सप्लाई, स्टिल द जीएसटी विल बी लेविड। एंड सर एक और चीज हमें पता है, कभी कभार रेंट बाय टेनेंट टू ओनर, कभी कभार रेंट बाय टेनेंट टू ओनर इज एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 12। इफ दैट इज द केस, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, मतलब लॉजिकल नहीं है ना कि आप रेंट एग्जेम्प्ट कर रहे हो और टेनेंसी प्रीमियम टैक्स कर रहे हो, तो इसको भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। बट आई एम टॉकिंग अबाउट टेनेंट बाय द ओनर, ओनर बाय टेनेंट, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। डन। चलो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर सर्टिफिकेट, सारे बैंक्स को बोला ए हेलो इधर आओ सारे बैंक्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिनिमम 100 रुपीज की लेंडिंग करनी है सबने, सेक्टर का टारगेट दे के रखा है गवर्नमेंट ने। एचडीएफसी नाच रहा है, एचडीएफसी कह रहा है मैंने 150 का सेल मार लेंडिंग कर दिया। आईसीआईसीआई दुखी बैठे, कह रहा है यार सिर्फ 90 का हो गया यार। एचडीएफसी कह रहा है बस इतनी सी बात, मेरे पास 50 ज्यादा है, तेरे पास 10 का ही शॉर्टफॉल है, 10 का सर्टिफिकेट मैं तुझे बेच देता हूं, 10 रुपीज का लेंडर सर्टिफिकेट आई विल सेल इट टू यू, उसका तू मुझे पैसा कर। ये ट्रांजैक्शन होती है ई कुबेर पोर्टल पे, ये होती है ई कुबेर पोर्टल पे। तीन चीजें आपको याद रखनी है, तीन चीजें। आप इसको गुड्स मानोगे, कई बच्चा ऐसे सोच सकता है सर सर अरे टेम्पररी नहीं हो रहा है, ट्रांसफर कर दिया सर्टिफिकेट तो उसको गुड्स ही मानना है। सर सिक्योरिटीज इट इज नॉट इन्वॉल्व टू कैपिटल मार्केट, ये कोई शेयर्स और अंदर डिबेंचर्स की बात नहीं कर रहा मैं, इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लेंडिंग कि मैंने प्रायोरिटी में दिया है, तो इट विल बी गुड्स। इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज इंटरनेचर। आप हमेशा आईजीएसटी लगाओगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं बैंक के, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई लगाने में, तो आईजीएसटी बना दिया, और जिसने खरीदा उसको कंप्लायंस करना पड़ेगा आरसीए। ये तीन चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है, तीनों कीवर्ड्स आपके बुक में मार्क्ड है, गुड्स, इंटरस्टेट एंड, अच्छा आरसीएम यहां नहीं डाला, आरसीएम नेक्स्ट चैप्टर में आता है, कोई एग्जेम्पशन भी नहीं है, ठीक है, अभी टैक्स लगेगा। फूड एंड बेवरेज, कौन सा एग्जाम्पल किया था? मैं जा रहा हूं मूवी अकेले अकेले देखने, तो अकेले अकेले देखने गया, मैंने कहा सबसे सस्ती टिकट ले लो, और ब्रेक में लगा बहुत ज्यादा भूख लग गई तो वो महंगा सा पॉपकॉर्न एक ले लेंगे, छोटा वाला है ना, कैरेमल वाला ले लेंगे 28% जीएसटी पे करके। मुद्दे की बात जीएसटी की, फूड एंड बेवरेज इन दिस केस विल बी टैक्सेबल सेपरेटली, रेस्टोरेंट सर्विस की तरह। कियोस्क एंड काउंटर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेस्टोरेंट। लेकिन दूसरे केस में मैं जा रहा था किसी फ्रेंड के साथ, मैंने कहा फ्रेंड को तो इंप्रेस करना है, ऐसे नहीं दिखा सकते कि खर्च नहीं करना चाहते, तो मैंने कहा 1000 रुपए की टिकट ले लेते हैं, मूवी प्लस पॉपकॉर्न, वो टब वाला और एक कोक उसके अंदर मिल जाएगा। तो नाउ दिस एंटायर ऑल द थ्री थिंग्स आर टैक्स्ड एज अ बंडल इन विच द प्रिंसिपल एलिमेंट इज मूवी। मैं मूवी देखने गया था और खाना खाया, खाना खाने गया और मूवी देखा, ऐसा नहीं होता। मेरे दोस्त है वैसे जो ऐसा भी करते हैं, खाना पसंद है वहां का, बट कोई बात नहीं, लॉजिकल क्या है कि आप मूवी देखने गए तो प्रिंसिपल एलिमेंट विल बी ऑफ द एग्जीबिशन ऑफ मूवी एंड द अदर फूड बेवरेज विल बी टैग्ड अलोंग।
शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी बाय होल्डिंग कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो के अंदर होल्डिंग किया हुआ है मोर देन एग्जाम्पल 50%। तो क्या ये 50% होल्ड करके कोई सर्विस दी है क्या? नहीं सर, सिक्योरिटीज इज नॉट इन द स्कोप ऑफ जीएसटी, और यहाँ पे कोई सर्विस भी नहीं दी जा रही। ये डाउट आया कहां से? ये डाउट आया एक एंट्री नंबर 997171 करके, उसमें मतलब एसएससी कोड, सर्विस का एक सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, गुड्स का एचएसएन होता है। तो इस एसएससी के अंदर ऐसा लिखा है, देखो कहा गया, ये रहा, द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी दैट इज होल्डिंग द सिक्योरिटीज इन कंपनीज एंड एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पज ऑफ ओनिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये सुन के मार्केट में डाउट्स आने लग गए, उसको क्लैरिफाई किया गवर्नमेंट ने कि अरे नालायको, क्या डाउट क्रिएट कर रहे हो? ये 997171 से थोड़ी ना तुम्हारी कोई सप्लाई बन जाती है, तुम 71A पे आओ ना, टैक्सेबल इवेंट देखो ना कि देयर शुड बी सम सप्लाई, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं हो रही। तो क्लैरिफाई किया कि दिस इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, टेंशन मत लो। अब पैराग्राफ नंबर 5E, शेड्यूल नंबर 2, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशंस, एग्रीइंग टू द obligations of doing something, of refraining from doing something, या फिर tolerating something। इसके एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं यार। ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नॉन कम्पीट फी, है ना। मैं और रितेश एक ही एरिया में नींबू पानी बेचते हैं। रितेश ने कहा वालिम भाई सर, हाँ 1000 रुपीज रखो प्लीज, यहाँ पे नींबू पानी मत बेचो, अब बहुत अच्छा बेचते हो तो मेरा धंधा जा रहा है। तो मैंने ऑब्लिगेशन को एग्री किया कि भाई मैं नहीं बेचूंगा यहाँ पे नींबू पानी। This is a non-compete agreement liable to GST. I am giving this service by agreeing to the obligation to Ritesh, for which Ritesh is paying a consideration to me. Agreeing to obligation to tolerate something. साथ में डीजे वाले भैया है, डीजे वाले बाबू का गाना चलाते रोज शाम को 7 बजे, मुझे होता है तंग। मैंने कहा मैं तुम्हें तंग करूंगा, मैं यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करूंगा, कुछ भी करूंगा। उसने कहा भाई पैसे रख, शांत हो जा। मैंने कहा ठीक है, आई एग्री टू टॉलरेट योर लाउड म्यूजिक, गिव मी मनी, सर्विस, सर्विस। ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट जनरेशन हो रहा है, साथ में फैक्ट्री है मेरे घर के, तो वो एग्री करती है कि ठीक है आप ज्यादा वो मत टेंशन मत लो, वी विल एग्री दैट वी विल ट्रीट द वेस्ट वॉट एवर वी आर जनरेटिंग सो दैट एनवायरमेंटली आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन उसके बदले में आपकी सोसाइटी हमें पेमेंट करेगी। मैंने कहा ठीक है, मेरी सोसाइटी से हम आपको पेमेंट करा देंगे। तो दिस इज, दे आर गिविंग दिस सर्विस, दे आर गिविंग दिस सर्विस बाय एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। अब सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, मुझे लगता है पेपर में ये चीज आ सकती है। ये जो ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन शब्द आ रहा है ना, दिस इज अ वॉलेंटरी ऑब्लिगेशन, दिस इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अगर यहां पे लिखा गया है पुणे महाराष्ट्र में आप 7 बजे के बाद गाना चला ही नहीं सकते, तो फिर वो ऑब्लिगेशन को एग्री करके मुझे कोई सर्विस नहीं दे रहा है, वो तो वैसे भी लीगली अलाउड नहीं है, वो फिर यहाँ पे सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, ये सप्लाई बनाने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, जिसमें से दूसरी कंडीशन बोलने की जरूरत नहीं थी। इट इज ऑलरेडी अ known thing that consideration should be there. पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एक्सप्रेस इंप्लाइड एग्रीमेंट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पैसा आया तो बस मान लिया एग्रीमेंट है, कुछ आपके कंडक्ट से, कुछ आपके वर्ड्स में, कुछ रिटर्न में आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, देन इट विल फॉर्म ऑफ अ सप्लाई। अब सर जब हम टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्यू आइटम्स करेंगे ना, तो मैं आपको एक ढंग से कराता हूं जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि चीजें कैसे समझनी है। उसके बाद मैं आपको एक अमेंडमेंट करा देता हूं, और उसके बाद आपको एक टेबल पे लेके जाता हूं। ठीक है, वो टेबल से आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब क्या? मैंने और रितेश ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में पॉइंट लिखा था लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब इफ अ पार्टी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट दैट पार्टी विल गिव टू द अदर पार्टी 1 लाख रुपीज, और मैंने कर दिया ब्रीच। रितेश ने कहा वालिम में सर क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अब 1 लाख रुपए तो दे दो, आपका जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है। बात ये उठती है कि सर ये जो 1 लाख रितेश को मिला, इज इट अ कंसिडरेशन? आंसर इज नो। यहां पे मैं आपको एक गोल्डन लाइन बता रहा हूं, वो मुझे पेपर में चाहिए। लिक्विडेटेड डैमेजेस कैन नॉट बी सेड टू बी अ कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग द ब्रीच। रितेश ने ये पैसा रिसीव किया नॉट फॉर टॉलरेटिंग बट फॉर नॉट टॉलरेटिंग। एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या था? क्या रितेश इस कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से एंटर हुआ था कि वालिम्बे से मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा? नहीं ना यार, वो तो बस हो गया। इट वॉज अ मियर फ्लो ऑफ मनी, इट वॉज अ इवेंट, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। इसी के 2 एग्जांपल्स और है। फॉरफीचर ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट इफ द सक्सेसफुल बिडर फेल्स टू कंप्लाई विद द कॉन्ट्रैक्ट। इसी का एक और एग्जांपल, अगर आप बयाना करते हो, बयाना मतलब एडवांस देते हो प्रॉपर्टी का, और आप मुकर जाते हो तो वो पैसा जब्त हो गया, तो दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन, इट इज काइंड ऑफ लाइक अ कैपिटल रिसीट इन योर इनकम टैक्स। समझ गए आप?
इट इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग बट फॉर नॉट टॉलरेटिंग। इंग्लिश का खेल है, अच्छे से समझ लेना। एक क्लैरिफिकेशन आया फॉर पेनल चार्जेस। अब देखो पहले ना एक पेनल इंटरेस्ट के नाम से लगता था, उसकी जगह अब बैंकिंग इंडस्ट्री में पेनल चार्जेस लगते हैं। बट सर हमें नाम से नहीं करना है, हमें काम से मतलब है, नाम से नहीं काम से मतलब है। पेनल चार्जेस होते हैं टू डिस्करेज नॉन कंप्लायंस बाय बोरोअर्स। अगेन एलिमेंट क्या है, एसेंस क्या है, एसेंस इज टू डिस्करेज यू, इट इज नॉट टू अर्न फ्रॉम यू। सो दिस इज अगेन अ मियर इवेंट, इट इज अ मियर फ्लो ऑफ मनी, इट इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग बट फॉर नॉट टॉलरेटिंग। हम चाहते हैं कि आप जो है नॉन कंप्लायंस नहीं करिए, तो अगेन दिस इज लाइक लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो यहां पे भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा। ये है आपका अमेंडमेंट। ठीक है, अब सर मैं आपको सीधा लेके जाता हूं एक छोटे से प्यारे से समरी डायग्राम पे जो हमने अभी बैच में बनाया था। कहा गया, कहा गया, ये लो, सीधा इसमें से रिवाइज करो। कंसेप्ट वही है, लिक्विडेटेड डैमेजेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। टेक डिसऑनर फाइन पेनल्टी, सेम कंसेप्ट, जीएसटी नहीं लगेगा। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉज नहीं लगेगा। यहां पे अगर वो कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट भी लगाने का ट्राई करोगे तो वो एग्रीमेंट भी इनवैलिड इन लॉ होता है। ठीक है, फोरफीचर ऑफ सैलरी मतलब जो आप बॉन्ड अमाउंट साइन करते हो एज एन एम्प्लॉय, वो भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेट पेमेंट फॉर यूटिलिटी बिल्स जीएसटी लगेगा। यहां पे कहानी कैसे पलट जाती है, पार्ट ऑफ द, यू हैव टू सी द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। क्लियरली लिखा जाता है पे बाय 25th 100 रुपीज, पे लेटर 30 रुपीज, क्लियर कट केस दैट वी आर ओके टू टॉलरेट लेट पेमेंट। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लर्न भी करना है, थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सब्जेक्टिविटी आती है, बट इससे ज्यादा आईसी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, fixed charges for power, it is just a mode of charging, it is a mode of revenue, it is nothing for any kind of toleration or not toleration, तो यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जो आपकी टूर ट्रैवल इंडस्ट्री रहती है, there it is a part of the bundle where the principal element is the service of travel, the service of staying, letting you stay in the hotel, तो वो टैक्स हो जाएगा। प्री मैच्योर लीज टर्मिनेशन या लोन प्रीपेमेंट पेनल्टी या एफडी तुड़वाने की पेनल्टी, ये सब के अंदर दे आर टॉलरेटिंग यू डूइंग दी थिंग्स अर्ली, दे विल चार्ज द जीएसटी। तो तीन बातें जो गोल्डन लाइन की आती है, टॉलरेट वाली, एग्रीमेंट कंडीशन एंड फ्लो ऑफ मनी, इसके सिवाय वो आपसे नहीं पूछेंगे। 99.9% में आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि आईसीआई जनरली मटेरियल से आगे नहीं जाता इन चीजों में। ठीक है, तो ये टेबल अच्छे से आप छाप लेना दिमाग में, फोटो लेना है तो फोटो ले लो, जल्दी फोन निकालो, फोटो लो। जल्दी जल्दी, यहां पे आप एक्चुअली एक और ऐड कर सकते हो, अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी फॉर फीचर, और वो फ्लैट का एडवांस, एडवांस ऑफ प्रॉपर्टी, वो भी ऐड कर सकते हो। डन, चलो 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 आगे चले। शेड्यूल नंबर 3। अब सर नॉन सप्लाई में आपने बताया था ना, तीन चीजें आती है, एक होता है नॉन सप्लाई, एक होता है नोटिफिकेशन के द्वारा नॉन सप्लाई, और एक होता है सर्कुलर के द्वारा नॉन सप्लाई। तो शेड्यूल 3 की पहले बात करते हैं, वेरी वेरी सिंपल। पैराग्राफ नंबर 1, सर हम पेपर में लिखते हैं सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर और कटेंगे नंबर। क्यों? आपको आगे एक और लाइन लिखनी है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं काम कर रहा हूं किसी कंपनी में और उस कंपनी को मैंने घर के बिजनेस के रिस्पेक्ट में कोई सर्विसेज दी, नो, not under paragraph serial number 1 or paragraph number 1 not covered, because the second condition is equally important, that you don't write in the course or relation of his employment, and this will be including the casual employee. तो अगर मैं EY में contractual employee हूं, still it will be covered under paragraph number 1. सेकेंड, जितना भी आपका न्याय वाले जो वो है, न्यायालय बोलते हैं ना इसको, जैसे कोर्ट्स हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए, या फिर जैसे कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सारे के सारे लोग जो आपको कोर्ट फीस आपको पे करनी पड़ती है, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल कमीशन, ये टेक्निकली ट्रिब्यूनल नहीं है, लेकिन ये ट्रिब्यूनल जैसा काम करते हैं, तो नो जीएसटी। उसके बाद जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन, ये सबके जो है सर्विसेज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। अब सर इसके सिवाय एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इफ देयर इज एनी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी को, मैं एक छोटा सा अमेंडमेंट है वहां पे, बस वो अमेंडमेंट एक्चुअली अभी अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन है, वो आपको याद रखना है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी।
बस ये क्लैरिफिकेशन याद रखना, ठीक है। तो डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। सो एज आई वाज सेइंग, ये जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बॉडीज होती है, इसके अंदर अगर कोई चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर काम कर रहा है, अगर वो एम्प्लॉय है तो यही से कवर हो जाएगा बाहर, यही से वो बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय नहीं है तो उसको पैराग्राफ नंबर 3 में भी हमने क्या बोला, नॉट अ सप्लाई। तो इंटरप्रिटेशन क्या बनी, अगर नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, एम्प्लॉय है, तो ठीक है पैराग्राफ नंबर 1। बट अगर वो नॉन गवर्नमेंट बॉडी है एंड नॉट एन एम्प्लॉय है, लेट्स से फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम कंसल्टेंट, तो वहां पे टैक्स लगेगा, ठीक है। डेथ के रिस्पेक्ट में सारी सर्विसेज, फ्यूनरल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चुरी, जो भी है सारा कुछ नॉट अ सप्लाई। 5th, लैंड बिल्डिंग नॉट अ सप्लाई, सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे सर्विस बन जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन पे सर्विस बन जाएगा। डेवलप लैंड हो तो क्या फर्क पड़ता है, अरे ये लैंड के ऊपर अगर मैंने डेवलपमेंट करवा दी, पाइपलाइन लगवा दी, या पे सॉइल वॉइल करवा दिया, स्टिल इट इज नॉट अंडर सप्लाई। लेकिन ये जो डेवलपमेंट के चार्जेस लगेंगे, मतलब पाइपलाइन वाले ने चार्ज लिए होंगे, सॉइल वाले ने चार्ज लिए होंगे, वहां पे जीएसटी लग जाएगा। एक्शनेबल क्लेम्स तो तुम्हें पता है, एक्शनेबल क्लेम्स को का आप पेपर में कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना। एक्शनेबल क्लेम्स आर स्पेसिफिकली गुड्स, बट all actionable claims except specified actionable claims are covered under schedule number 3, hence not a supply, ठीक है। insurance claim is a classic example asked in the ICI exams, is a actionable claim, but we will apply schedule number 3 here, we will apply schedule number 3 here, ठीक है। बट कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग मनी, बेटिंग, ये सब आपका टैक्स लग जाएगा क्योंकि वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स होता है। आगे मर्चेंट ट्रेडिंग, यूएस से गुड्स मंगवाए और उसको मंगवाए मतलब परचेस किए और उसको रशिया में भेज दिए, इंडिया में आई नहीं, दिस इज नॉट अ सप्लाई। ही बीइंग एन इंटरमीडियरी, शायद प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में लग सकता था 13(8) ऑफ आईजीएसटी के चलते, बट नहीं लगेगा, सप्लाई बनेगा ही नहीं। इनबाउंड सेल्स को मैं कैसे बताऊं आपको, सिंपल वे में बताता हूं। देखो, यूएस से गुड्स मंगवाए, इंडिया आए, यहां पे वेयर हाउस में डाल दिए मैंने, ठीक है, और मैंने गुड्स को सेल कर दिया, लेट्स से रितेश को, मैंने गुड्स को रितेश को सेल कर दिया, दिस इज नॉट अ सप्लाई। क्यों, गुड्स का भी क्लियरेंस नहीं हुआ है। रितेश जाएगा और क्लियर करवाएगा, तो क्लियर करवाते टाइम पे इंपोर्ट पे जो आईजीएसटी लगता है वो रितेश पे करेगा, और सपोज बाद में मैंने दोबारा रितेश से खरीद लिया आफ्टर क्लियरेंस, तो यहां पे जीएसटी लग जाएगा। बात समझ में आई तुम्हें, बात समझ में आई, यस। 71AA वैसा ही बात करता है, लेकिन ये आपके पता नहीं आईसीएम मटेरियल ने ना अमेंडमेंट में दिया ही नहीं है, तो इसको अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करा था, हमने क्लास में हालांकि कवर किया है अभी लेटेस्ट बैच में, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फ्री ट्रेड जोन के अगर वेयर हाउस में माल डला हुआ है और उसको आपने क्लियरेंस नहीं किया, आपने वैसे ही टाइटल ट्रांसफर किया, काइंड ऑफ लाइक दिस ओनली, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आप इंडिया का पार्ट नहीं मानते टैक्सेशन पर्पस के लिए, तो सेम रीजन की वजह से आप उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। क्लियरेंस के बाद अगर आप कोई सेल वेल करते हो तो जीएसटी लग जाएगा। हाई सी सेल, माल मंगवाया था, हाई सी में था, सेम कंसेप्ट, क्लियरेंस नहीं हुआ ना अभी, होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस नहीं हुआ, तो वी विल नॉट अप्लाई द जीएसटी। मेरे को सारे बच्चे एक चीज ध्यान से सुनेंगे, कभी कभार आप पेपर में लिखते हो शेड्यूल 3 का रेफरेंस देके इट इज एग्जेम्प्ट, वेरी रॉन्ग। आप जब भी शब्द एग्जेम्प्ट यूज कर रहे हो ना, आप पेपर वाले को बता रहे हो, अब मुझे नहीं पता एग्जामिनर इतना ढंग से देखेगा या नहीं, पर मैं देखूंगा, हमें ये इतना पकड़ बना के चलनी है जीएसटी पे कि अगर आप एग्जेम्प्ट वर्ड यूज करते हो तो मेरा दिमाग 247 की तरफ जाएगा, जिसके अंदर हमें पता है निल रेटेड रहते हैं, एग्जेम्पशन लिस्ट रहती है, या फिर नॉन टैक्सेबल रहता है। अगर आप शेड्यूल 3 को एग्जेम्प्ट बोल दोगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा आपको, क्योंकि शेड्यूल 3 को आप बोलोगे नॉट अ सप्लाई, आप एग्जेम्प्ट नहीं बोल रहे हो। एग्जेम्प्ट वो होता है जो सप्लाई तो है लेकिन अभी एग्जेम्पशन में फॉल कर रही है। छोटी छोटी बातें हैं, फर्क पड़ेगा आपके टैक्सेशन एस्पेक्ट से। अब सर पैराग्राफ नंबर 9 और पैराग्राफ नंबर 10, ये मैं आपको फटाफट से एक बार डायग्रामेटिक वे में बताना चाहता हूं, इधर ही कर लेते हैं, सुनो मेरी बात। ICICI और LIC दोनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, और दिस इज अ को इंश्योरेंस एग्रीमेंट, दोनों भाई साथ में जाएंगे, लेकिन बात LIC करेगा, मतलब ये लीड लेगा। अरे बात करना होता है ना, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो
तो आप सारे थोड़ी ना बुकिंग करते हो, एक आदमी बुकिंग करता है और बाद में आप उसको स्प्लिट वाइज में डाल देते हो। तो वैसे एलआईसी ने बोला मैं सारा कुछ काम कर लेता हूँ, लेट वन पर्सन बी द लीड इंश्योरर एंड आपस में अपन डील मार लेंगे, आपस में वी विल डील विद इट। रिलायंस ने एलआईसी को उसका प्रीमियम पे किया ₹100 एंड लेट्स से द शेयर वॉज 40% एंड 60%। एलआईसी ने आगे ₹40 ट्रांसफर किया, इस 40 के ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। दिस इज सिंपल को इंश्योरेंस। कंडीशन क्या है? 100 पे जीएसटी लगना चाहिए। एलआईसी विल पे जीएसटी ऑन 100 टू आरआईएल। बट सर यहाँ पे क्वेरी आता है, अगर लग भी जाता तो क्या प्रॉब्लम होता? आईसीआईसीआई उस 40 के बदले में अगर जीएसटी लगा देता एलआईसी को, क्या प्रॉब्लम होता? एलआईसी उसका आईटीसी ले लेता। ऐसे नहीं होता है, आईटीसी लगेगा मतलब आप सबको टैक्स कर दो, ऐसा नहीं होता। दिस इज टेक्निकली डबल टैक्सेशन। कंप्लायंस भी तो बढ़ा ही रहे हो ना यार, आप कंप्लायंस भी तो बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। सो यू विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ पैराग्राफ नंबर 9 को इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या ये क्लियर हुआ है? हो गया ना? चलो आगे। अब बात करते हैं री इंश्योरेंस की। री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस में बेसिक फर्क ये है, री इंश्योरेंस के अंदर स्टार्टिंग में एक ही पार्टी इन्वॉल्व है और बाद में मैंने दूसरे इंश्योरर को इन्वॉल्व किया है री इंश्योरेंस के द्वारा। तो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज को एलआईसी ने ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट करके इंश्योरेंस का कवर बेचा, जिसकी वजह से आरआईएल ने एलआईसी को ₹100 का प्रीमियम पे किया। क्या एलआईसी इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा? बिल्कुल यार, क्यों नहीं पे करेगा? नॉर्मल जीएसटी पे करेगा। अब उसके बाद क्या हुआ सुनना, एलआईसी को थोड़ा सा डर लग रहा है, अरे यार थोड़ा सा ना हमने ज्यादा रिस्क ले लिया है, एक काम करते हैं अपने भाई, अपना पुराना भाई कौन सा लिया था हमने, आईसीआईसीआई, इसको इन्वॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग से पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं थे, बाद में याद आया जब डर लगा। एलआईसी ने आईसीआईसीआई को री इंश्योरेंस की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तू मेरा री इंश्योर, यू बिकम द री इंश्योरेंस फॉर मी, मतलब आप 100 में से थोड़ी रिस्क ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप 60% ले, सेम एग्जाम्पल रखते हैं, आप 40% रिस्क ले लो तो 40% प्रीमियम भी लोगे। तो एलआईसी ने बोला कि मैं आपको ₹40 री इंश्योरेंस का दूंगी। आईसीआईसी ने बोला ठीक है। अब सुनो, पैसे देते वक्त हाथ रुक गया एलआईसी का। आईसीआईसी ने कहा क्या हुआ भाई, ₹40 दो ना, 40% हम लेने को रेडी है भाई। एलआईसी ने बोला सुन ना आईसीआईसीआई, आरआईएल से ये बिजनेस कमाने को मेरा बहुत खर्चा भी गया यार, सॉलिसिटिंग एक्सपेंस गया है, एडमिन खर्चा गया है, बहुत सारी कॉस्ट गई है। फॉर एग्जाम्पल ₹10 की कॉस्ट गई थी ₹100 कमाने के लिए। तो यार 100 का तो 40% ले रहा है, तो ये ₹10 का भी तो 40% तू लेना, मतलब यू एब्जॉर्ब सम कॉस्ट ऑल्सो, यू आर जस्ट एब्जॉर्बिंग द रेवेन्यू। मेरा नेट मुनाफा तो 90 का ही हुआ है ना, समझ रहे हो आप ये चीज? आर यू गेटिंग इट? तो आईसीआईसी ने कहा इतनी सी बात, हाँ ठीक है ना यार, हम भी कमाते आरआईएल से बिजनेस, तो हम भी खर्चा करते, तो आप ₹4 काट लो, 40% ऑफ ₹10 काट लो और आप 36 हमें नेट पे कर दो, आप 36 हमें नेट पे कर दो। क्वेश्चन ये उठता है, इज देयर एनी जीएसटी ऑन 40? इस पे तो फुल है भाई, इस पे तो फुल जीएसटी लगने वाला है, इस पे कोई डाउट नहीं है। डाउट है इस 4 पे, इज दिस अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एलआईसी टू आईसीआईसीआई? सर हाउ कम एलआईसी टू आईसीआईसीआई? डिडक्टिंग एन आउटफ्लो इज एन इनकम, डिडक्टिंग एन आउटफ्लो इज एन इनकम। तो एलआईसी ने ₹4 कमाए, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? क्या मार्केट में नोटिस आना स्टार्ट हो गए थे, सीडिंग कमीशन बोलते हैं इसको, पैराग्राफ नंबर 10 में नॉट ए सप्लाई, पैराग्राफ नंबर 10 में नॉट ए सप्लाई। समझ रहे हो तुम लोग? ये डायग्राम बनाना है, इसका फोटो लेना है, ले लो। सारे बच्चे यहां तक क्लियर है मेरे साथ? चलो मैं आगे, चलो डायरेक्टर का कंसेप्ट यू नो, डायरेक्टर कैन बी एन एम्प्लॉय, कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय। इफ इज एन एम्प्लॉय, पैराग्राफ नंबर 1 शेड्यूल नंबर 3, इफ इज नॉट एन एम्प्लॉय देन द जीएसटी विल बी कवर्ड। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नेवर बी एन एम्प्लॉय ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 149(6) कंपनीज एक्ट। यस नहीं रितेश, यहां पे दोबारा टैक्स नहीं है क्योंकि ये अलग ट्रांजैक्शन है, ये डबल टैक्सेशन नहीं है। को इंश्योरेंस में दोनों साथ में गए थे, ये अलग ट्रांजैक्शन है। तो ये दिस इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, दिस इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे 40 पे जीएसटी अलग से लगाना पड़ेगा आपको, जो को इंश्योरेंस में अगर साथ जाते तो एग्जेम्प्ट हो जाता। एग्जेम्प्ट मतलब नॉट अ सप्लाई, वो अलग से सप्लाई मानते नहीं। ठीक है चलो
एक एग्जांपल है आपके मटेरियल का जो इंपॉर्टेंट है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कॉम्पिटिंग बिजनेस, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी, इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप मेरे लिए जो काम कर रहे हो मैं उसका पैसा दूंगा, लेकिन अगर मैं बोलता हूं दूसरे के पास मत जाओ और उसका 10 लाख रुपए और ले लो, इट इज एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इट इज अ नॉन कंपीट चार्जेबल टू जीएसटी। हाँ नरेंद्र, वो तो अलग बात है, रेसिपेंट को आईटीसी मिलेगा करके। नाउ नॉन सप्लाई में आने का दूसरा तरीका है नोटिफिकेशन। 7(2)B ने उसको पूरा वैलिडिटी दिया है कि नोटिफिकेशन में भी आता है। इसमें दो चीजें आती है, पहला जो आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को सर्विसेज आपने दी है, कौन सी वाली सर्विसेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है आपने, कौन सी वाली फंक्शंस का, आर्टिकल नंबर 243G, आर्टिकल नंबर 243W, जो कि 11th और 12th शेड्यूल ऑफ अवर संविधान से लिंक्ड है। ठीक है, वहां पे कुछ काम दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, अर्बन प्लानिंग, इंफ्रा डेवलपमेंट, तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी ये काम करते हैं जीएसटी नहीं लगता, ये जो भी उसके रिस्पेक्ट में एक्टिविटीज देंगे कंप्लीटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई इनको। ठीक है, नेक्स्ट मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता हूं और स्टेट गवर्नमेंट को बोलता हूं मुझे अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस चाहिए, मेरे को शॉप सेट करनी है, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगता। अगेन क्यों? क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाता है। जीएसटी, अल्कोहलिक लिकर भी जीएसटी से हमने बाहर रखा है, उसका लाइसेंस भी जीएसटी से बाहर रखा है। तो अगर आप अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस लेते हो फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड उसके अगेंस्ट आप कंसिडरेशन पे करते हो, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सर इसके सिवाय और कोई लाइसेंस है, फॉर एग्जाम्पल मुझे शॉप ओपन करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई और सेफ्टी लाइसेंस चाहिए, फायर, मतलब कुछ भी एनीथिंग एल्स, देन वहां पे आपका जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी आ सकती है, सब्जेक्ट टू चैप्टर 4 एग्जेम्पशंस। सर्कुलर ने क्या क्लैरिफाई किया, ये दो डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, इन दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में एक कन्वेंस जा रहा है, कोई भी कन्वेंस हो सकता है, ट्रेन, बस, ट्रक, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, फलाना। इसके अंदर है कोई गुड्स, कोई पैसेंजर, इसके कोई एम्प्लॉय, कोई और या फिर ये रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा रहा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दिल्ली में है और ये महाराष्ट्र में है, तो मुंबई में ये रिपेयर करने के लिए जा रहा है। तो सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसके अंदर अगर कोई गुड्स है और वो स्टॉक ट्रांसफर शेड्यूल नंबर 1 में फॉल करेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मार्केट में ये सवाल उठा कि ये कन्वेंस कोई सप्लाई बना दे क्या, ये ट्रक कोई सप्लाई बना दे क्या, कैसे बनाएंगे सर, कंसिडरेशन नहीं है। अरे कंसिडरेशन नहीं है लेकिन शेड्यूल नंबर 1 तो है ना, तो बात तो उठ सकती थी, क्वेश्चन उठ सकता था, डाउट्स उठे कि इस कन्वेंस को ही हम सप्लाई बना देते, लेकिन क्लैरिफाई करा कि ये जो इंटरस्टेट मूवमेंट है हम इसको सप्लाई नहीं बनाएंगे। फिर आपका क्वेरी आता है, सर इंटरस्टेट क्यों लिखा, इंट्रा में भी तो सप्लाई बन सकता है। हाँ, मार्केट में हम ये सर्कुलर इंट्रा पे भी लगा रहे हैं, इंट्रा पे भी सेम कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन्स में जो सप्लाई बनती है वो इंटर भी बन सकती है, इंट्रा भी बन सकती है, तो वहां पे भी सेम कंडीशन लगाएंगे। लेकिन सर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर ये कन्वेंस ट्रांसफर होने के बाद ये कन्वेंस आगे सेल होने वाला है, अगर ये कन्वेंस आगे सेल होने वाला है तो हम इसको भी सप्लाई बना देंगे। समझ में आया? एंड सेम ट्रीटमेंट विल अप्लाई फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ एनी रेक्स, टूल्स, स्पेयर एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स, जैसे क्रेन। तो अगर आप टूल्स को ट्रांसफर कर रहे हो, क्यों? उसका कोई रिपेयर मेंटेनेंस होना है, तो वी विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर सर्कुलर। नॉर्मल स्टॉक ट्रांसफर की, चलो स्टॉक ट्रांसफर किया और आगे बेच दिया, वो सप्लाई बन जाएगा। वैल्यूएशन अंडर चैप्टर नंबर 6। कॉम्पोजिट और मिक्स तो यार तुम्हें पता ही है, तुम तो एक्सपर्ट ही हो, क्या तुम्हारा तो बचपन निकल रहा है उस चीज में, कॉम्पोजिट और मिक्स में। सेक्शन 2 क्लॉज 30, बेसिकली इट इज अ बंडल, इट इज अ नेचुरल बंडल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड ये ठीक है, ये ठीक है। एंड 2 टैक्सेबल सप्लाईज इसके अंदर मिनिमम, मतलब बंडल बन रहा है, जिसमें से एक प्रिंसिपल एलिमेंट है। प्रिंसिपल एलिमेंट मतलब क्या होता है? प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, ये अलग से डिफाइन किया, जो कि तुम्हें पेपर में क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा। मिक्स सप्लाई, सिंपल वर्ड्स में आपको 2 बातें याद रखनी है, नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई और सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस स्पेसिफिकली यहां पे लिखा है जो कॉम्पोजिट में नहीं लिखा है, सिंगल प्राइस स्पेसिफिकली मिक्स सप्लाई में लिखा है जो कॉम्पोजिट में नहीं लिखा है। सर इसका टैक्सेशन एस्पेक्ट कैसे करेंगे? कॉम्पोजिट को मान लेना वो सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज दैट सप्लाई विच इज ऑफ द प्रिंसिपल एलिमेंट, विच इज ऑफ द प्रिंसिपल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप
लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग बेच रहे हो, तो प्रिंसिपल एलिमेंट इज लैपटॉप, तो इस पूरे का टैक्सेशन आप लैपटॉप के रेट से करोगे। मिक्स सप्लाई, ट्रीटेड एज सप्लाई, ट्रीट एज अ सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विच इज हाईएस्ट टैक्स्ड, हाईएस्ट टैक्स। सर इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बना के दिए हैं, आपके पेपर में क्या क्या पूछा गया अभी तक, दिस विल हेल्प यू आउट। एक्सकावेटर्स, वो डिगिंग मशीन होती है ना, नए नए साइट पे चलती है, along with operators are hired and operators along with excavator are hired, मतलब दोनों अलग अलग नहीं मिलता, आपको दोनों एक साथ ही लेना पड़ता है कंपनी से। इट इज ए केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। एलईडी टीवी विद स्टैंड आपसे पूछा गया है, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई वेयर द प्रिंसिपल एलिमेंट इज टीवी। टीवी खरीदा ना, स्टैंड थोड़ी ना खरीदने गए थे। मैंडेटरीली चार्जिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम योर रेसिपिएंट्स, तो मैं अगर सामान बेच रहा हूं और मैंडेटरीली मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले रहा हूं, तो सामान बेचना इज माई प्रिंसिपल एलिमेंट। उसके बाद 3 क्लैरिफिकेशंस आए थे। प्रिंटिंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आप सब लोग एक गलती करते हो, बार बार बोल रहा हूं सारे क्लासेस के अंदर, कि आप उसको सीधा समझते हो गुड्स और सर्विसेज। नहीं, पहले आपको पेपर में लिखना है दिस इज अ कॉम्पोजिट एलिमेंट, फिर आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, देन वी विल गो फॉर द प्रिंसिपल सप्लाई आइडेंटिफिकेशन, देन वी विल सी वेदर इट इज अ गुड्स और सर्विसेज, फिर हम देखेंगे कि ये गुड्स है या सर्विसेज है। सर सर्विसेज कब बनेगा, जब कंटेंट मैं दूंगा। इसको समझते हैं, मेरी आईडीटी की बुक्स है, मेरा प्रिंटर है वरुण, मैंने वरुण को बोला वरुण मैं आपको दे रहा हूं पीडीएफ, आप उसको प्रिंट करके दो, क्या वो बुक्स किसी और के काम की है? नहीं, तो इट इज नॉट अ नॉर्मल गुड्स ही इज बीइंग सेलिंग इन द मार्केट, उसने मेरे लिए प्रिंटिंग करके दिया, तो इट इज अ प्रिंटिंग सर्विस। एग्जाम्पल और क्या बन सकते हैं, कोई मैंने योगा का कोर्स बना दिया, कोई कुकिंग बुक लिखवा दी, मैंने कोई एनुअल रिपोर्ट छपवा दिया, वो सारा कंटेंट मेरा है, मैंने प्रिंटिंग की सर्विस ली, उस बुक की वैल्यू उस कंटेंट की वजह से जो मैंने दिया। लेकिन मैंने दूसरे केस में बोला एक काम करो, मैं आपको सिर्फ लोगो दूंगा, मैं बीवी वर्चुअल्स का लोगो दूंगा, मुझे पेन बना के दो, सब एग्जामिनेशन होल्डर्स को पेन और कैलेंडर जाएगा या सर्टिफिकेट जाएगा। तो इसमें क्या है, सिर्फ अगर लोगो बना के जा रहा है, कंटेंट नहीं, सिर्फ लोगो, तो दैट विल बी अ केस ऑफ गुड्स, क्योंकि वो मेन उसने मुझे नैपकिन बेचा, जैसे नैपकिन पे लोगो बनवा लिया, तो वो नैपकिन बेचा, वो पेन बेचा मुझे उसने, वो मेन एलिमेंट है हमारा, सिर्फ लोगो है, लोगो इज नॉट अ कंटेंट पर से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, रेट सही से पकड़ना। फूड सप्लाई टू पेशेंट, अब पेशेंट अगर एडमिटेड है या फिर अदर केस है, मतलब ओपीडी पेशेंट या फिर अटेंडेंट विजिटर, तो गुड़गांव वगैरह में मैं एक बार गया था, ऊपर आईसीयू था, नीचे छोले भटूरे की दुकान थी, तो मैंने वहां पे छोले भटूरे खाए थे, तो मैंने जो वहां पे खरीदा, तो दैट इज अ केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, है ना, मेरा हेल्थ केयर से क्या रिलेशन है, मैं तो जाके वहां पे खरीदा रेस्टोरेंट, तो वहां पे टैक्स लग जाएगा सेपरेटली। नो बंडल, नो कंपोजिट सप्लाई। लेकिन जो एडमिटेड है उसको जो खाना दिया जाता है, इट इज एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डाइट ऑफ द डॉक्टर, एंड हियर ही विल नॉट बी टैक्स सेपरेटली, उसको एंड में बिल आएगा पूरा होटल रूम के साथ, रूम का रेंट के साथ, डॉक्टर फीस के साथ। तो हियर इट इज अ कंपोजिट सप्लाई वेयर द प्रिंसिपल एलिमेंट इज हेल्थ केयर, एंड हेल्थ केयर में एंजॉय एग्जेम्पशन, जो हम चैप्टर 4 में देखेंगे। तो नॉट टैक्स सेपरेटली, अभी के लिए हम पढ़ेंगे नॉट टैक्स सेपरेटली। उसके बाद रीट्रेडिंग ऑफ टायर, ये तो कुछ नहीं है यार, सिंपल, मैं टायर लेके गया और रीट्रेडिंग करवा ली, इट इज अ सर्विस, इट इज काइंड ऑफ अ जॉब वर्क, उसमें उसने अपना रबर भी यूज किया, ये जो ग्रिप वगैरह खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं रीट्रेडिंग, तो दैट इज अ सिंपल सर्विस। और सपोज मैंने इसमें से इन्होंने केस बना दिया, सप्लायर ऑफ रीट्रेडेड टायर्स इज ओनली ओनिंग द ओल्ड टायर, मतलब सिंपल, ओल्ड टायर किसको बिलोंग करते हैं, सप्लायर को ही। अरे तो मैंने रीट्रेडिंग थोड़ी ना कराई, मैंने तो टायर खरीद लिया। मैं गया प्रकाश के पास, प्रकाश कह रहा है मेरे पास एक पुराना टायर है, उसी को रीट्रेड करके मैं आपको टायर बेचूंगा, अरे तो फिर तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। लेकिन अगर मैं टायर लेके गया, मेरा टायर है और मैंने रीट्रेडिंग करा ली, इट इज अ सर्विस। एक आध एग्जांपल ऐसा भी बन सकता है जिसके अंदर आपका कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई ना बने, एंड द इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट्स है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक रिटेन करे। जैसे फॉर एग्जांपल कार की सर्विसिंग कराते हो, यहाँ पे आपको लेबर का चार्ज अलग दिखेगा और यहाँ पे गुड्स का चार्ज अलग दिखेगा, ऐसा भी एग्जांपल बन सकता है। नेसेसरी नहीं है कि सारे बंडल कंपोजिट या मिक्स बनेंगे ही बनेंगे, आपको पेपर में देखना पड़ेगा, इतना मैंने ये नहीं देखा है हालांकि पूछा हुआ, बट येस इट इज पॉसिबल। विद दिस आवर सप्लाई चैप्टर इज डन। मैंने आपको बोला था 1 घंटा 15 मिनट, मैंने आपको 1 घंटा 15 मिनट में फ्री किया है। अब आप ऑफिस में जा सकते हो, मुझे बताओ मजा आया तुम्हें? अगर तुम्हारा फीडबैक मुझे आया, अगर तुम्हारा फीडबैक मुझे अच्छा आया,
तो ही मुझे मोटिवेशन रहेगा। अच्छा, किसी को कोई क्वेरी रह जाए ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो, प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे सारे अपडेट्स मिलते हैं आपको, आईडीटी के छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, एक पता चलेगा हम क्या प्लान कर रहे हैं आईडीटी के लिए। इट्स अ वेरी गुड टू वे कम्युनिकेशन। कोई मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा, अगर जेन्युइनली पसंद है तो लाइक करके कमेंट करना, इट विल हेल्प मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स। मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो मैं आपको और डिलीवर करता रहूंगा। यस, चलो। मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग से प्लान करूंगा। मैं आपको वैसे बता दूं, आईडीटी में तुम्हारा जो राइटिंग प्रैक्टिस है ना उसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं, बहुत अजीब लगेगा आपको सुनने में, ये थ्योरी पेपर नहीं है बट। एंड मैंने ये चीज आपकी अक्षत के साथ जो एक सेशन डाला था ना उसमें भी बोला था, राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन आईडीटी, व्हाट मैटर्स इज आर यू एबल टू एनालाइज इट एंड आर यू एबल टू कंक्लूड इट। मतलब फाइनल जीएसटी यस और नो, टैक्स क्या लगा रहे हो, लायबिलिटी क्या निकाल रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है। और ये कैसे होएगा, कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मैं आपको इस बार अलग से सुपर 40 या सुपर 45 कुछ ऐसा बना रहा हूं मैं, सब मिल जाएगा आपको इस महीने। यस, थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा लेक्चर कब होगा। एकदम डेली डेली शायद ना हो पाए, लेकिन मैं एवरी वीक 2-3 रखूंगा, डोंट वरी। ऐसा कुछ हम प्लान करेंगे, वीकेंड पे रख लेंगे। जैसे मैं पिछले संडे रखने वाला था बट यहाँ पे थोड़ा काम चालू था इसलिए मैं नहीं रख पाया। जैसे संडे को सुबह अपना ढीला डाला जाता है तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के रिवाइज कर लिए 2 चैप्टर, तो वैसा मैं आपके साथ प्लान करूंगा। यस, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, फीडबैक छोड़ के जाना।